बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप देख रहे हैं सच सवेरा मुझे कहते हैं। मैं फिर चौधरी, उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। खूबसूरत दिन का आगाज़ हो चुका होगा। हम कहते हैं दिन का आगाज़ आप अच्छा करें, पॉजिटिव थॉट्स के साथ करें। और सबसे पहले मैं रोज़ आपसे ये बात करती हूँ कि जैसे ही आप सुबह नींद से बेदार होते हैं तो सबसे पहले आपने अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना होता है कि एक नई सुबह उसने हमें देखना नसीब की है। आप उस पाक ज़ात का शुक्र अदा करें, उसका नाम लें, नमाज से ताते कुरान पाक से आप दिन का आगाज़ करें तो देखिएगा दिन भर की रूटीन आपकी कितनी खूबसूरत गुजरेगी। आप पूरा दिन फ्रेश और एक्टिव महसूस करेंगे। उसके बाद आप अपनी फैमिली को थोड़ा सा वक्त दे के ज़रूर निकला करें। पूरा दिन वो आपकी उस मुस्कुराहट को याद करते हुए उनका दिन अच्छा गुजरेगा और आपका अपने ऑफिस में काम करते हुए और अपने कोलीग्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ आपने अपना मूड मिजाज हमेशा अच्छा रखना है, दरगुजर करना है, बर्दाश्त करने की कोशिश करनी है। बिकॉज आप एक ही इन्वायरमेंट में काम कर रहे होते हैं, एक ही जगह पे होते हैं, तो टॉक्सिक इन्वायरमेंट आपके पूरे दिन की रूटीन को ख़राब कर सकता है। टॉपिक की तरफ आते हैं, नहीं बल्कि उससे पहले स्टोरी ऑफ द डे। आज की एक ज़बरदस्त स्टोरी आपके साथ शेयर करते हैं, फिर आपको टॉपिक बताते हैं। स्टोरी हमारी है एक बहुत ही ज़हीन मखलूक की, एक ऐसे जानदार की जो बड़ा ज़हीन तरीन है और उसको मैं कहूँ तो समंदर के पानियों में रहने वाला सबसे ज़्यादा ज़हीन तरीन जानवर जो है ना वो जानदार तस्वर किया जाता है। इसके अंदर जो है वो इंसानों जैसे एहसासात होते हैं और ये इसी वजह से इंसानों की दोस्त भी कहलाती है। और आपने देखा होगा कि कई बार हम देखते हैं तैराकी कर रहे हैं या भला समंदर में जो है अगर उन्हें किसी किस्म का कोई ख़तरा, कोई मुश्किलात होती है तो डॉल्फिन आकर उनकी जान ज़रूर बचाती है। और यही वजह है कि इस पे ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च की जाती है। और साइंसदानों के मुताबिक तो ये भी कहा गया कि डॉल्फिन के दिमाग में वही इमोशन पाए जाते हैं जो कि इंसानों में होते हैं। है ना हैरान कुन बात। जी हाँ, बिल्कुल। इमोशंस की बात करें, जैसे कि इंसान दुख दर्द महसूस करता है, उसको गम भी होता है, वो खुशी भी महसूस करता है, तो एज इट इज़ डॉल्फिन भी ये तमाम तर चीज़ें महसूस करती है। और इसी खसूसियत की वजह से हम देखते हैं कि उसका इंसानों के साथ जो एक कनेक्शन है, या हम कहें कॉमन वर्डिंग में कि फ्रैंकनेस बहुत ज़्यादा इंसानों के साथ होती है। और ये लोगों के साथ आपने देखा होगा कि पानी में खेलती हुई भी नज़र आती है। और ये बहुत ज़्यादा उस चीज़ को जब ये इंसानों से घुलती मिलती है, उनके साथ खेलती है, तो ये बहुत ही ज़्यादा खुशी महसूस करती है। और एक और दिलचस्प बात अगर मैं आपको बताऊं तो जैसे हम खुश होते हैं, एक इंसान खुश होता है तो हम गैदरिंग में बैठे होते हैं, कोई अच्छी बात हो, हम अगर खुशी महसूस करें तो हम हंसने लग जाते हैं। तो एज इट इज़ डॉल्फिन भी जब खुश होती है तो वो एक मखसूस तरह की आवाज़ निकालती है। जैसे कि इंसान हंसते हैं तो उसे हम कहते हैं डॉल्फिन लफ। वही ना हैरान कुन बात, आपने पहले ये बिल्कुल नहीं सुना होगा। और समंदर में भी मुस्कुराहट की एक ज़ुबान बोली जाती है। हम अक्सर समझते हैं कि एहसास सिर्फ इंसानों में होता है, मगर कुदरत के ये जानदार हमेशा सिखाते हैं नाज़रीन हमें कि जज्बात और मोहब्बत एक आलमी ज़ुबान है जिसे समझने के लिए दिल चाहिए, लफ्ज़ नहीं। लेकिन हम कहते हैं कि भाई हमारे सामने तो अल्फाज का जो है ना वो एक ढेर अंबार एक लगा होना चाहिए, तब जाके हम खुशी महसूस करेंगे, तब जाके हमें एहसासात हमारे अंदर जो है वो जागते हैं, जज्बात जो है वो जागते हैं। बट ऐसा नहीं है। आपको कुदरत बताती है, आपको जानदार बताते हैं कि नहीं, आप किसी और तरीके से भी खुशी महसूस कर सकते हैं। और भी बहुत सारे ऐसे तरीक़ाकार है जिससे आप अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कर सकते हैं। तो ये स्टोरीज़ नाज़रीन आपके सामने रखने का मकसद ये होता है कि हम इन स्टोरी से कुछ सीखें। हमारी ज़िंदगी में जो एक टॉक्सिक हमने इन्वायरमेंट क्रिएट कर रखा है, अपनी ज़िंदगी में जो एक अजीब सी फ़िज़ा हमने बना रखी है, कहीं हमें खुशी महसूस नहीं हो रही होती, जबकि खुशी हमारे राइट लेफ़्ट ही घूम रही है। बट हमने सिर्फ़ और सिर्फ उसे आइडेंटिफाई करना है, उसे पहचानना है। उसको पहचानने के बाद जब आप उसे अडॉप्ट कर लेंगे, ख़ुद को उसमें ढाल लेंगे, तो टू बी वेरी ऑनेस्ट आप खुद को इतना रिलैक्स महसूस करेंगे, आप इतना कंफर्ट रहेंगे, आपको लगेगा कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मुझे तो ज़िंदगी में कोई दुख नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, और मैं तो इतना हल्का महसूस कर रहा हूँ कि ज़िंदगी की सारी कामयाबियाँ, सारी खुशियाँ अल्लाह पाक ने मुझे दे दी हैं। तो इसके लिए आपको वो जज्बा चाहिए। तो इसी जज्बे के साथ हम भी आगे बढ़ते हैं, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, फिर हम अपने इन तमाम सेगमेंट्स को आगे बढ़ाएंगे और टॉपिक आपके साथ शेयर करेंगे। स्टे विद अस।
वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। बढ़ते हैं अपने आज के पहले मौजू की जानिब, जिस पे हम डिस्कशन करेंगे उर्दू अदब और शायरी। मुझे अच्छे से याद है जब हम स्कूल कॉलेज जाते थे तो कोई शेर व शायरी की किताब या कुछ ऐसे सामने आ जाना तो बड़ा इंटरेस्ट लेते थे उसमें, उसको जानने की, समझने की कोशिश करते थे। लेकिन जब चूँकि तब उम्र ऐसी थी कि वो प्रॉपर चीज़ों को हम नहीं समझ पाते थे और शेर व शायरी का जो एक कॉन्सेप्ट था वो थोड़ा सा डिफरेंट लिया जाता था। बट राइट नाउ हम समझेंगे कि मौजूदा दौर के अंदर शेर व शायरी जो है, उर्दू अदब, इसका क्या किरदार हमें देखने को मिल रहा है। अपने कल्चर, अपने सकाफ़त को ये लोग किस तरह से प्रमोट करते हैं। एक शायर जो है वो मुआशरे को किस तरह से देखता है और कैसे फिर उसे कलम बंद करता है, इस पे बात करेंगे। और मौजूदा दौर चूँकि AI का दौर है, टेक्नोलॉजी का दौर है, तो इसमें शायर को या उर्दू अदब की बात करें तो किस तरह के इन्हें किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ जाता है, इस पे बात करेंगे। इस पे डिस्कशन के लिए मेहमान हमारे साथ हैं। जी, आप शायरा हैं, अदीबा हैं, डॉक्टर हुमैरा कैसर साहिबा हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। बताइएगा डॉक्टर साहिबा, सबसे पहले तो उर्दू अदब या शायरी की बात करें तो बेसिकली हम इसको समझ कैसे सकते हैं कि ये क्या है? सबसे पहले तो मैं सच टीवी का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी जिन्होंने मुझे यहाँ मधु किया और एक टॉपिक पर बोलने के लिए एक फोरम प्रोवाइड किया। दूसरी जानिब हम आते हैं आपके सवाल की जानिब कि शायरी क्या है, अदब क्या है। शायरी और अदब पर महविश बात करने से पहले हमें ये समझना ज़रूरी है कि अदब बेसिकली किसको कहते हैं। अगर हम इसके लफ्ज़ी मानी पे जाएं तो अरबी ज़ुबान में एक जगह कहीं ये दस्तरखान के मानों में भी इस्तेमाल होता है। इसकी खूबसूरती देखें आप कि जिस तरह दस्तरखान के आदाब होते हैं, असूल होते हैं, सलीक़ा होता है, सेम इसी तरह ही से अदब सलीक़े और असूल के मानों में इस्तेमाल होता है, यानी इसकी ये खूबसूरती। लेकिन अब इसी लफ्ज़ को हम अगर इंग्लिश में देखें तो इंग्लिश ज़ुबान में हम इसको लिटरेचर के मानों में लें। लिटरेचर का कहीं सलीक़े के साथ या दस्तरखान के असूलों के साथ कोई दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं। और इंग्लिश लिटरेचर में अगर हम देख रहे हैं तो ये तख़य्युल की, आपकी फ़िक्र की एक ज़ुबान है, एक लहजा है जिसे आप अल्फाज में पढ़ोते हैं। और एक बहुत देर अरसे तक, तकरीबन 20वीं सदी के अवाइल तक भी अगर आप देखें तो जो इंग्लिश लिटरेचर था वो तख़य्युल और फ़िक्र की ज़ुबान समझी जाती थी और ये सोचा जाता था कि इसका रियल लाइफ के साथ, हकीकी ज़िंदगी के साथ कोई लेना देना नहीं। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम फिर इसके मानी को तब्दील किया गया और जैसे 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 बाकी तमाम मुआशियात में हम देखते हैं तब्दीलियाँ देखने में आई और ज़ुबान में तब्दीलियाँ देखने में आई, हमारे रहन सहन में हम मैनुअल से डिजिटल होते चले गए और उसी तरह ही से उर्दू अदब और शायरी में भी तब्दीलियाँ रूनुमा होती चली गई। और ये बदलते हुए वक्त के साथ साथ इसका मानी भी तब्दील हो गया और इसको फिर रियल लाइफ के साथ भी। अब आप आज के मौज़ूआत देखें तो वो इस कदर रियल हैं कि उसका यानी आप उसको ये तख़य्युल के साथ नहीं जोड़ सकते किसी भी तरह से। शायरी की, अदब की तारीख़ बहुत पुरानी है। अगर हम देखें तो इंसान जब जब भी महसूस करता है, सोचता है और तो एक तबका ज़रूर ऐसा होता है जो उसे अपने कलम के मोतियों में परो के माला बना देता है और उस एरा को फिर महफूज कर लेता है। ये इनका एक बड़ा रोल होता है, मैं समझती हूँ कि किसी भी सोसाइटी में, किसी भी मुआशरे में, क्योंकि जब एक कलमकार कुछ लिखता है या शायर कोई भी माला परोता है तो वो एक हिस्ट्री बन जाती है। नो डाउट, क्योंकि आप कहते हैं ना कि आप जब भी कुछ लिखते हैं या शायद किसी भी वक्त का आपने असर देखना हो, किसी वक्त का ज़माना देखना हो, तो कहते हैं कि उस वक्त के जो शोरा हैं, मुसन्निफीन हैं, जो अदीब हैं, आप उनकी हिस्ट्री उठाकर पढ़ लें, आपको पता चल जाएगा कि वो सोसाइटी, वो समाज उस वक्त किन मुश्किलात से दरपेश था। इसी बात, ये जो आपकी बात है कि उस दौर के जो शायर हैं उनको हम उठा के देख लें, पढ़ लें, तो अभी चूँकि सेट पे दोनों ख़वातीन ही बैठी हुई हैं और चूँकि ख़वातीन पे बहुत बात भी होती है, वुमेन एम्पावरमेंट पे बहुत ज़्यादा बात होती है, तो मैं चाहती हूँ कि एक आधे कोई नज़्म हो जाए, फिर हम कंटिन्यू करते हैं डिस्कशन को। जी बिल्कुल, मैं एक नज़्म सुनाना चाहती हूँ और ये नज़्म मैंने बेसिकली औरत के मौजू ही पर लिखी है और इसका उन्वान है एक आम सी लड़की। मोम के दुपट्टे में एक आम सी लड़की, मोम के दुपट्टे में एक आम सी लड़की, जिंदगी बनाने का ख्वाब सोच कर निकली। क्या बात! कौन उसको समझेगा, कौन उसे बताएगा, मोम के दुपट्टे को साए साए चलना है। हाय हाय। बाप से जुदा होकर कौन उसके चलने को
साए ढूंढ लाएगा ख्वाब की उड़ानों में आसमान को छूती एक आम सी लड़की बहुत फूंक फूंक चलने को भूल भूल जाती है। हाय हाय। एक आम सी लड़की जब भी खास बनती है सोच की उड़ानों में आसमान छूती है और भूल जाती है मोम की रिदाओं को आफताब की किरणें पाश पाश कर देंगी। क्या बात। मोम के दुपट्टे में एक आम सी लड़की। एक आम सी लड़की, क्या कॉन्सेप्ट इस पोएम को लेके आपके माइंड में आया कि मुझे ये पोएम लिखनी चाहिए? क्या थॉट थे उस वक्त माइंड में? महविश, बिल्कुल आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। असल में हम एज अ फीमेल, क्योंकि मैं फ़ीमेल हूँ तो फीमेल के बारे में ज़रूर हर फोरम पर बात करती हूँ और यहाँ भी किए बगैर डेफिनेटली नहीं हम जा पाऊँगी, कि हम जैसे हम अपनी सोसाइटी की बात करते हैं, जिस तरह से समाज ने औरत की आवाज़ को बहुत देर से सुना, सेम इसी तरह ही से अदब में औरत की आवाज़ को बहुत देर से सुना गया। फिर चाहे हम फ़हमीदा रियाज़ की बात कर लें या हम परवीन शाकिर की बात कर लें या फिर हम किसी भी और शायरा की बात कर लें, तो उसको माशरे में अपनी जगह बनाने में बहुत वक्त लगा। और हमेशा हम देखते आए कि जब जब औरत ने कलम उठाया और उसमें लिखने की कोशिश की, अपने महसूसात को लिखने की कोशिश की, उसे कभी तो मज़हब की चादर में छुपा दिया गया, कभी समाज के रिवाजों के पर्दा उस पर तान दिया गया और उसको खामोश रखा गया। कि और अभी भी मैं बेशुमार ऐसी ख़वातीन को जानती हूँ जो बहुत अच्छा लिखती हैं ऐसे, लेकिन वो अपना नाम बदल कर लिखने पर मजबूर हैं, क्योंकि एज अ फीमेल उनको कहीं ना कहीं जब भी वो अपने महसूसात एक्सेप्टेंस नहीं मिल रही, फोरम नहीं मिल रहा, और जब भी वो कुछ अपनी महसूसात, अब देखें कि जो मोहब्बत की महसूसात हैं या माशरे में जो तग़य्युरात हैं उनकी महसूसात हैं, वो मर्द और औरत की एक जैसी हैं, बिल्कुल ऐसे। हाँ, लेकिन फ़ीमेल का तर्ज़ बयान मुख्तलिफ हो सकता है, और जब तक आप उसके शू में स्टेप इन नहीं करके देख सकते, आप नहीं पता चला सकते कि व्हाट शी इज़ फीलिंग। एक औरत की महसूसात को एक मर्द कैसे लिख सकते हैं? ऐसा कभी भी मुमकिन नहीं। जब जब उसने लिखा तब उसे किरदार की ऐनक लगा कर देखा गया कि अच्छा इसके साथ कुछ प्रॉब्लम होगा या शी माइट बी सफरिंग फ्रॉम सम काइंड ऑफ प्रॉब्लम, जजमेंटल हो जाते हैं और वो किरदार की ऐनक, जिसको कहते हैं ना, ये बड़ा एक सादा सा लफ्ज़ है, वो लगाकर औरत को जांचा जाता है, जिसकी वजह से उसकी उर्दू अदब से लेकर सोसाइटी में जिस तरह से उसकी आवाज़ को मैं समझती हूँ देर से सुना गया, सेम इसी तरह से उर्दू अदब में, और ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, लेकिन अगर हम उर्दू अदब की तारीख देखें तो औरत की जो हिस्सा है शायरी में, अदब में, ये कहीं पीछे बैक इन 1930 से स्टार्ट होता है। लेकिन आप देखें तो जब भी हम मुस्तनद लहजों की बात करते हैं, उर्दू अदब के हवाले से बात करते हैं, मुस्तनद लहजों की जब भी हमने बात की है, तो फिर वो बेशक इस्मत चुगताई हो या फिर क़ुर्रतुल ऐन हैदर ने जिस तरीके के साथ अपने कलम में खूबसूरती के साथ मोती पिरोए हैं, वो मेरे ख्याल में कोई मर्द के लिए मुमकिन नहीं है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि कंपैरिजन है दोनों का, दोनों की महसूसात अलग अलग है, दोनों की सोच अलग अलग है और दोनों का तर्ज़ बयान डेफिनेटली अलग अलग होगा। लेकिन हम देखें कि इस्मत चुगताई ने अपने दौर में जब अफसाने कहे लिखे तो उन्हें बड़े कड़े किस्म के हालात से, समाज ने उन्हें बड़े टफ हालात दिए और बड़ा उन्हें मुश्किल हालात से गुजरना पड़ा। इसी तरह से वो फ़हमीदा रियाज़ को आप देख लें तो बड़ी उन्होंने मुश्किलात का सामना उठाया। तो ये सारी चीज़ें हम हर दौर में कहीं ना कहीं उन्हें मुख्तलिफ चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। और अभी भी हम देखें तो जब भी हम अदब की बिसात बिछाते हैं तो सफ़े अव्वल में कम अदीबाएँ और शायरात आपको देखने में नजर ऐसे ही है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा डॉक्टर साहिबा कि उर्दू शायरी में रोमानियत और हकीकत पसंदी की अगर हम बात करें तो इसके क्या असूल हैं? देखिए, महविश, शायरी का हमें, क्योंकि हर एक बंदे के अंदर रोमानियत बहुत ज़्यादा अंसर पाया जाता है, इसलिए हम उसकी उस हिस्स को ज़्यादा महसूस करते हैं, क्योंकि मोहब्बत हर शख्स, हर तबके का शख्स उसको अंदर से महसूस करता है, क्योंकि उसकी गूंद में, उसकी उठान में, उसकी बुनत में मोहब्बत नेचुरल, इट इज़ नेचुरल। लेकिन देखा जाए, अगर शायरी के मुख्तलिफ पहलुओं का अहाता करूँ मैं तो ये मेरे लिए बहरहाल मुमकिन नहीं होगा, लेकिन कहीं इसका रूहानी पहलू है, कहीं इसका समाजी मसाइल में इसका पहलू है, कहीं इसकी आपकी जो हकूक़ की पहचान में आगाही की रोशनी में इसका एक बहुत बड़ा किरदार है, कहीं ये आपकी जो मस्बत पहलुओं को उठाने में इसका किरदार है, कहीं आपकी जो मनफी सोच है उसको बिठाने में, उसको काम डाउन करने में शायरी का बहुत बड़ा, और इसका एक हिस्सा रोमानियत भी है। ये इसका एक हिस्सा है। लेकिन बहुत सारे लोग ये एतराज़ करते नज़र आते हैं कि शायर हजरात ने
ہمیں اپنے ہجر اور وصل کے چکر میں لگائے رکھا اور ہمیں لیکن اگر دیکھیے پھر سوچ کی بات ہے کہ آپ جس چیز میں اچھائی اور پازیٹیوٹی ڈھونڈنا چاہیں تو آپ کو اس حساب کی شاعری بہت بے حساب مل سکتی ہے. تو اور اگر آپ رومانیت کی اور تنہائی کی اور ہجر کی بات, جیسے آپ مختلف شاعراں ہیں کہ جیسے آپ پروین شاکر کی آپ بات کریں تو انہوں نے ایک عورت کی ایک بڑا خوبصورتی کے ساتھ عورت کے جذبات کو, اس کے احساسات کو بیان کیا, اپنے قلم بند کیا. وہیں پر ہی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جان ایلیا جو ہیں وہ ہجر اور وصل اور تنہائی کی زیادہ بات کرتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں. تو اور اسی طرح مصنفین میں, ادیباؤں میں یا ادیبوں میں ہم دیکھیں تو مختلف پہلو ہیں. صرف ایک پہلو کو کے اوپر دیکھنا اور اس کے اوپر لیبل لگا, میرے خیال میں یہ درست بات نہیں ہے. بڑی انقلابی شاعری بھی کی گئی. فیض احمد فیض کے آپ دیکھیں, انہوں نے سماجی جد و جہد کے اوپر بے شمار نظمیں کہیں جس کا انہیں خمیازہ بھی بھگتنا پڑا. اسی طرح سے حبیب جالب دیکھ لیں آپ, بے شمار انہوں نے جو ہے نا وہ انقلابی اور نظمیں کہیں جس سے انہوں نے لوگوں میں شعور بھی پیدا کیا, آگاہی پیدا کی. ایمان کی آگاہی سے لے کر سماجی اور سیاسی آگاہی تک کی انہوں نے شاعری کی. تو اس لیے یہ کہنا کہ وہ صرف اس کا رومانیت ایک اس کا پہلو ہے. لے دے کہ پھر بات میں وہ پھر فیمیل کی طرف, نسوانیت کی طرف لے جاتی کہ ہماری جو شاعری ہے اس میں عورت کو بطور موضوع بہت پسند کیا جاتا ہے. اس کو موضوع کے طور پہ بڑا پسند کیا جاتا ہے. کون اس کی بالوں, اس کی حسن, اس کی چال, اس کی ڈھال, اس کی رنگ, ہر چیز پر اس کو بہت. لیکن جب وہ خود اپنا اظہار کرنا چاہتی ہے تو ہم اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے, اس کو ہم وہ ایکسیپٹنس سم ہاؤ نہیں دے رہے ہیں. تو میرے خیال میں معاشرے کو جیسے اب اردو زبان کی ہم بات کر رہے ہیں تو اس کا دامن بہت وسیع ہے, نو ڈاؤٹ. اس نے ہر طرح کی زبانوں کو اپنے دامن میں جس طرح سے گھیر لیا, تو اردو ادب بھی سے بھی میں یہ چاہتی ہوں کہ اس میں بھی وہ وسعت پیدا ہو کہ وہ ایک عورت کی آواز کو بھی اپنے دامن میں سمیٹ سکے. بالکل. اچھا یہ بتائیے گا کہ اردو ادب میں غزل کو خاص اہمیت کیوں دی جاتی ہے؟ ہاں, غزل کو اہمیت اس لیے دی جاتی ہے, سب سے پہلے تو اب بہت سے لوگ جو یہ پروگرام دیکھ رہے ہوں گے ان کے لیے ایک بیس لائن ضرور بتانا چاہوں گی کہ واٹ از غزل, واٹ از نظم. یا پلیز. غزل دیکھیں ایک ایسی چیز ہے کہ جس میں آپ ردیف اور قافیے کے بحر کی پابندی کرتے ہیں. اس کا جو مطلع ہوتا ہے, یعنی کہ جو پہلا شعر ہوتا ہے اس میں مصرع اولا اور مصرع ثانی میں قافیہ اور ردیف ایک ہوتا ہے, جبکہ باقی جو اشعار ہے اس کی 5 اشعار کی تکمیل ضروری ہوتی ہے, اور باقی کے جو پہلے شعر کو چھوڑ کر باقی جو اشعار ہوتے ہیں اس میں مصرع ثانی میں قافیہ اور ردیف کا دھیان رکھا جاتا ہے. تو یہ غزل, تو اس کی ایک بڑی خوبصورت شکل تیار ہوتی ہے, اس کی فلو بڑا خوبصورت ہوتا ہے اس میں کیونکہ وہ پابند ہوتی ہے. اور پھر غزل کا ہر شعر اپنے آپ میں ایک دنیا لیے ہوئے ہوتا ہے, ہر ایک شعر کا دوسرے شعر. اب تو غزلوں کی بہت ساری قسمیں آ گئیں, لیکن جب غزل شروع ہوئی تھی تو غزل کا معنی ہی ایکچولی یہ ہے کہ عورت کی تعریف. لیکن اب آج کے دور میں آپ دیکھیں تو جیسے جیسے باقی چیزیں چینج ہوئی تو آج کے شاعر نے غزل میں ہر موضوع کا چناؤ کیا. اس میں سماجی مشکلات سے لے کر سیاسی بیداری تک ملٹیپل چیزوں کو دے. اور غزل کو میرے خیال میں ایک بڑے مزے کی بات ہے کہ اس غزل کو زیادہ اردو میں اس لیے بھی فوقیت حاصل ہے کہ جو بابا غزل جس کو ہم کہتے ہیں, مرزا غالب نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ ایک اپنا سکہ جمایا اور جو آج تک قائم ہے. پھر موسیقیت کے ساتھ غزل کا ایک بہت گہرا تعلق ہے. آپ دیکھیں تو بہت سارے اشعار ایسے ہیں کہ جو جیسے وہ ہم سفر تھا مگر اس سے ہم نوائی نہ تھی, 1971 میں یہ غزل لکھی گئی. بالکل. اور آج بھی لوگ اس کو پسند کرتے ہیں اور اپنے ایک طریقے میں اس کو لے لیتے ہیں. مشہور تب ہوئی جب اس کو گایا گیا. پیغام کیا دیں گے آپ ناظرین کو؟ پیغام میں یہ دینا چاہوں گی کہ اس فورم کے تھرو کہ میرا اگین وہی پیغام ہے, کیونکہ میں فیمیل ہوں تو میں فیمیل کی نمائندگی ضرور کرنے سے نہیں باز آؤں گی. تو یہی پیغام ہے کہ جس طرح سے مردوں کو نمائندگی دی جاتی ہے اسی طرح سے فیمیل کی جذبات کی ایکسیپٹنس ہونی چاہیے, اور ماں باپ کو بھی چاہیے کہ اگر ان کی بیٹی لکھنا جانتی ہے, لکھ سکتی ہے, تو اسے اتنی اجازت ہونی چاہیے. نہیں تو ہم اس طرح سوچتے ہیں. خوبصورت بات. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحبہ, آپ نے وقت دیا. ڈیفینیٹلی ناظرین, جس طرح ہم مردوں کو اجازت دیتے ہیں, انہیں اجازت ہوتی ہے کہ وہ لکھ سکتے ہیں جو انہیں اگر وہ لکھنا جانتے ہیں, اسی طرح خواتین کو بھی جہاں باقی فیلڈز میں ہم اتنا ان کو موٹیویٹ کرتے ہیں, وائی ناٹ اگر وہ لکھنا جانتی ہیں اور چاہتی ہیں تو اس فیلڈ میں بھی ہم انہیں پروموٹ کریں. بریک کی جانب بڑھیں. بریک کے بعد اگلا ٹاپک ہم شیئر کریں گے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. آج کا اگلا ٹاپک, اس کی جانب آتے ہیں آئی ٹی اسکلز.
اس کی ہم بات کرنے والے ہیں. جدید دور کے تقاضوں کی بات کریں تو ڈیفینیٹلی آپ جب تک جدت کو نہیں سمجھیں گے, اس کو اڈاپٹ نہیں کریں گے, اس کے ساتھ چلیں گے نہیں, آپ کامیاب نہیں ہو سکتے. تو رائٹ ناؤ ہمیں جو دیکھنے کو ملتا ہے وہ ہے کہ آئی ٹی ڈپارٹمنٹ یا آئی ٹی اسکل جو ہے نا, یہ بڑی پیک پہ ہمیں جو ہے وہ دیکھنے کو اور سننے کو مل رہی ہے, اور کہتے ہیں کہ اس کا اسکوپ بھی بہت زیادہ ہے. لیکن اس کا رائٹ ناؤ موجودہ دور میں اس کا کردار ہم کیسے دیکھ رہے ہیں, اس کو سمجھ کیسے سکتے ہیں, سیکھا کیسے جا سکتا ہے, اور ساتھ ہی ساتھ کیا یہ ہمارے نوجوانوں کو خود مختار بنا سکتی ہے. ہم روزگار کی بات کرتے ہیں تو انہیں ایک اچھا روزگار یہ دے سکتی ہے, اپنے گھر کو وہ چلا سکتے ہیں, ایک اچھا ذریعہ معاش آئی ٹی بن سکتا ہے اگر وہ آئی ٹی ایکسپرٹ بنتے ہیں یا اس طرف آتے ہیں. کیونکہ ڈیجیٹل دور ہے, اور ڈیجیٹل دور کے ساتھ جب تک آپ چیزوں کو آپ لنک نہیں کریں گے یا آپ انہیں فالو نہیں کریں گے, یا ایون اگر ضروری نہیں کہ آپ کسی اور کو ہیلپ آؤٹ کر رہے ہوں, آپ اپنے آپ کو لے کر نہیں چلیں گے. بہت سارے ہمارے ایسے کام ہوتے ہیں جس میں ہمیں آئی ٹی اسکلس کی ضرورت پڑتی ہے, تو اپنے لیے سیکھنا بھی ویری امپورٹنٹ. تو اسی پہ بات کریں گے کہ کس طرح سے ہم یہ آئی ٹی اسکل کو سیکھ سکتے ہیں, یا موجودہ دور میں اس کی اہمیت کو کتنا ہم ویلیو کر سکتے ہیں یا سمجھ سکتے ہیں, اور کس طرح یہ پلیٹ فارم ہمیں یعنی کہ ہماری مدد یہ کر سکتے ہیں. تو اس پہ ہم بات کریں گے. اس پہ ڈسکشن کے لیے مہمان نے ہمیں زوم پہ جوائن کیا جی, احمد منظور صاحب ہمارے ساتھ ہیں جی. السلام علیکم. بہت شکریہ احمد صاحب آپ کے وقت کا. احمد صاحب مجھے سب سے پہلے تو بتائیے گا کہ بنیادی آئی ٹی اسکلس کی ہم بات کریں تو وہ کیا ہیں؟ دیکھیں میم, بنیادی آج کل کے دور میں نا بائی دا وے ہم سبھی نے یہ چیز سیکھی ہوئی ہے کہ بنیادی اسکلس کیا ہوتی ہیں. لائک کہ جی ہم میں سے ہر بندہ واٹس ایپ یوز کر رہا ہے, ہر بندہ سارا ٹائم انٹرنیٹ سے کنیکٹڈ ہے. جیسے ابھی ہم لوگ بھی زوم پہ کنیکٹڈ ہے ماشاء اللہ, یعنی آپ لوگ اسلام آباد میں لاہور میں بیٹھا ہوں اور ہم لوگ آپس میں بات کر رہے ہیں. تو ہم میں سے ہر انسان کو وہ بنیادی چیزیں آلریڈی آتی ہیں. صرف ہمیں سم ٹائم نا ہم اس چیز کو سمجھ نہیں پا رہے ہوتے کہ جی شاید مجھے کوئی ایکسٹرا چیز سیکھنی ہے. میں اگر صرف انہی چیزوں کو دیکھتے ہوئے لائک میں فیس بک لائیو اسٹارٹ کر دوں, میں انسٹاگرام لائیو اسٹارٹ کر دوں, اور ضروری نہیں ہے کہ جو کچھ بچے کر رہے ہوتے ہیں وہی کام کرنے ہیں, لیکن کچھ اچھے کام لائک کہ جی میں یوٹیوب پہ ویڈیو بنا کے کوئی انفارمیشنل ویڈیو بنا کے ڈال دیتا ہوں, تو اپنا کوئی لیکچر شروع کر دیتا ہوں اس کے اوپر بیٹھ کے, انسٹاگرام کے اوپر, فیس بک کے اوپر. تو بیسیکلی دیٹ از پارٹ آف آئی ٹی. تو ٹیکنالوجی دیکھیں اس کا بڑا سمپل ہے کہ جی ایک ہے ٹیکنالوجی کی دنیا, ٹیکنالوجی میں انفارمیشن ٹیکنالوجی کی دنیا, جہاں پہ اصل میں چیزیں آپس میں انٹرچینج ہو رہی ہوتی ہیں. آپ مجھے کچھ نالج دے رہے ہیں, میں آپ کو کچھ نالج دے رہا ہوں, اور اس کو ہم انٹرنیٹ کے تھرو, یا ایک اور کال ہوتی ہے جگہ جی ہم اگر لوکلی کنیکٹ ہیں دیٹ از کال انٹرانیٹ, تو ہم اس کے اوپر ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہیں اور ایک دوسرے سے کچھ انفارمیشن شیئر کر رہے ہیں. دیٹ انفارمیشن شوڈ بی لائک جیسے ابھی ہم بات کر رہے ہیں وہ ڈاکومنٹس کی صورت میں ہو سکتی ہے, وہ کسی ڈیٹا کی صورت میں ہو سکتی ہے. جو یو نو آج کل ڈیٹا کی بڑی جنگ چل رہی ہے, ایوری بڈی ہمارے پاس جو چیز ہے وہ بہت ہے, ٹھیک ہے جی. تو ہم لوگ آپس میں انفارمیشن شیئر کر رہے ہیں, تو وہ انفارمیشن شیئر کسی بھی صورت میں ہو, دیٹ از انفارمیشن ٹیکنالوجی. اچھا مجھے ایک اور چیز بتائیے کہ موجودہ اور مزے کی بات یہ ہے کہ ہم سارے اس کا پارٹ ہیں کہیں نہ کہیں پہ آگے. یا ایگزیکٹلی کہیں نہ کہیں ہم سب اس کا پارٹ ہے. تو موجودہ دور میں یہ آئی ٹی اسکل کو زیادہ ضروری کیوں ہم سمجھنے لگے؟ کیا واقعی یہ ہمارے لیے ضروری یا ضرورت بن چکا ہے؟ ضروری کا مطلب یہ ہے جیسے آج کل اے آئی کا ایک بہت بڑا وہ آ گیا, بوم آ گیا, ٹھیک ہے. ہر جگہ کے اوپر آپ کو اے آئی ریکوائرڈ, آپ بہت سارے لوگ چیٹ جی پی ٹی بس کر رہے ہیں. تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم لوگ ہر جگہ پہ یہ کہ مجھے اے آئی یوز کرنا نہیں آتا, یا آپ کو زیادہ آتا ہے, یا کسی کو, یا مجھے زیادہ آتا. ایگزیکٹلی تھوڑا سا سب کو ایک جتنا یوز کرنا آتا. کبھی بھی اس کے اندر ایسا چیز نہیں ہوگی کہ جی کسی اس پہ ڈاکومنٹ بنا رہا ہے, کوئی اس پہ پروگرامنگ کر رہا ہے, کوئی اس پہ کچھ اور کر رہا ہے, ٹھیک. تو اب اس کے اندر ہمیں اس چیز سمجھنے کی جو ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اس کو کتنا یوز کرنا. تو اس کا مطلب یہ ہو گیا نا کہ ہر بندے کی لائف میں وہ چیز ایڈ ہو چکی ہوئی ہے, ہر بندہ اس چیز کے ساتھ کنیکٹڈ ہو چکا ہوا ہے. یعنی آج سے کچھ سال پیچھے چلے جائیں تو چیٹ جی پی ٹی لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا کوئی چیز ہے, زوم لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا کوئی چیز ہے, آن لائن ایجوکیشن کچھ ہوتی ہے. یعنی
मैं इसका बड़ा मजे का आपको एक एग्जांपल देता हूँ। 2015 में मैं ना डॉक्टर्स के पास एक चीज लेके जाता था कि यार ऑनलाइन जो है ना आप चेकअप करें, आपको ज्यादा बेनिफिट होगा, इस तरह से आपकी रीच बढ़ जाएगी। तब ये लोग कहते थे कि नहीं, वो जो हाथ को पकड़ के जो चेक होता है ना, वो बहुत जबरदस्त चीज है। अच्छा 2020 में जब पेंडेमिक आया, वही लोग हमारे पीछे भाग रहे थे, यार हमें सॉफ्टवेयर बना दो इस तरह का एक। हाँ। तो काश के वो उन्होंने 2015 में अपना लिया होता। तो हर चीज का ना इधर के हम जो है ना बस थोड़ा डिनायल फेस में रहते हैं हमेशा। बिल्कुल ये बात आपने दुरुस्त की, और मैं हमेशा ये बात करती हूँ कि हम तरक्की याफ्ता ममालिक की बात करें तो वो 50 साल आगे की सोच रहे होते हैं। हम जो है वो 2 साल आगे की नहीं सोच सकते। आपने 2015 की बात की, 2015 में अगर आप वेस्ट को देखें तो तरक्की याफ्ता ममालिक है वो देखें, तब भी वो आईटी फील्ड में वो हमसे बहुत आगे थे। अब भी हैं लेकिन तब भी बहुत आगे थे। 2015 में जो वो टेक्निक्स यूज़ कर रहे थे या चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे थे या आईटी का, वो अब हम आके कर रहे हैं 2025 में। सो आईटी की जब हम बात करें, स्किल्स की हम बात करें, तो ये भी एक टेक्नोलॉजी है। बाज़ पाकिस्तान में आपने खासकर जो है वो देखा होगा कि थोड़े से सिग्नल्स का जो है वो इशू कहीं ना कहीं हमें आ जाता है। लेकिन जैसे हमारे मेहमान फरमा रहे हैं कि ये स्किल जो है, आईटी स्किल जो है या डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की हम बात करते हैं, टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, तो राइट नाउ ये हम सब के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो चुकी है। जस्ट बिकॉज ऑफ के अभी देखिए जिस तरह कोई स्टूडियो नहीं, कोई गेस्ट स्टूडियो पहुंच सकता, तो हम उसको लाइव ले लेते हैं जूम पे, कॉल पे। ये भी एक टेक्नोलॉजी है, ये भी एक स्किल है। अब अगर किसी को स्किल का नहीं पता होगा या किसी को इस प्लेटफॉर्म को यूज़ करना नहीं आता होगा, तो डेफिनेटली उसके लिए वो मुश्किलात होगी, दुश्वारी होगी। सो इसलिए कहते हैं कि ज़िंदगी में हर उस चीज़ को सीख लेना चाहिए। भले ही आप उस पर प्रैक्टिस अपनी ना रखें, लेकिन सीख ज़रूर लेनी चाहिए। जो भी जदीद दौर की चीज़ हो, जो भी नई स्किल आए, जो भी नया प्लेटफॉर्म आए, आप ज़रूर उसके बारे में जो है वो इन्फॉर्मेशन रखें, ज़रूर उसको सीख लें, क्योंकि ज़िंदगी के किसी न किसी मोड़ पे वो चीज़ आपके काम ज़रूर आती है। क्यों मैं हमारे नौजवानों को देखती हूँ, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को देखती हूँ, तो मुझे उनमें ना बड़ा पैशन नज़र आता है किसी भी नई चीज़ के बारे में। वो बड़े कॉन्शियस होते हैं उसको जानने के लिए, सीखने के लिए। जैसे हमारे गेस्ट भी फरमा रहे थे कि ChatGPT की बात करें तो आज से कुछ अर्सा कबल लोगों को नहीं पता था। इनफैक्ट हम बात करें व्हाट्सएप की बात करें, फेसबुक की, या ये जितने भी सोशल हमारे प्लेटफॉर्म्स हैं, आज से कुछ साल कबल इनका हमें नहीं मालूम था। इनफैक्ट मुझे जब मैं कॉलेज में थी तो उस वक्त ये नया नया व्हाट्सएप आया था, तो हम खुद हैरान थे कि अच्छा इस पर कैसे बात हो सकती है, इसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो इतनी तेज़ी के साथ चीज़ें जो है वो तब्दील हो रही है या नित नई चीज़ें आ रही है, तो ये सब जो है ये आपकी स्किल्स में शामिल होती है, ऐड होती हैं। तो इन सब को समझना इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट, इन सब को सीखना इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट। अब हम चूँकि बात करें AI का दौर है, अब देखें ये भी एक स्किल है, इसको ये भी एक IT डिपार्टमेंट, ये भी एक टूल है, एक स्किल है। आपको अगर AI यूज़ करना आता होगा, आपको मालूम होगा कि AI से आप किस तरह से हेल्प ले सकते हैं। AI से आप, जैसे हम अर्निंग की बात कर रहे हैं, हमारे नौजवान इसको सोर्स ऑफ इनकम बना सकते हैं। तो अगर आपको AI स्किल का पता होगा, आपने उससे किस तरह से हेल्प लेनी है, किस तरह से आपने उससे डिफरेंट कंटेंट क्रिएट करवाना है, डिफरेंट वीडियोज़ आपने उससे क्रिएट करवानी है, तो डेफिनेटली आप अपना एक चैनल क्रिएट कर सकते हैं। यूट्यूब चैनल की हम बात करें, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की बात करें, तो आप उस पर डिफरेंट कंटेंट बना के आप उसे शेयर कर सकते हैं। तो आपका एक सोर्स ऑफ इनकम बन जाएगा, आपके पास अच्छे आइडियाज़ होंगे। हाँ, आप खुद को फ्रंट पे नहीं लाना चाहते, ऑन कैमरा आप नहीं आना चाहते, तो अगर आप AI के बारे में आपको मालूम होगा, आप उसको जान सकते होंगे, सीखा हुआ होगा, आप उसका यूज़ जानते होंगे, तो डेफिनेटली आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो है इसको हम कहते हैं स्किल्स, और IT के साथ हम इसको रिलेट करते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मोस्ट ऑफ द टाइम जो मैं समझती हूँ एक और प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ती है, वो ये कि मैंने ये स्किल्स देख के क्या करना है, मैंने तो इस फील्ड में जाना नहीं है, तो मुझे मेरे ये किसी काम नहीं आएगी। तो कोई भी सीखा हुआ जो आपका फ़न, आपका हुनर, आपका स्किल है, वो कभी भी रायगा नहीं जाता, वेस्ट कुछ भी नहीं होता। जो आपने सीखा होता है ज़िंदगी के किसी ना किसी मोड़ पे ज़रूर वो आपके काम आते, इवन अपने लिए नहीं तो दूसरों की हेल्प करने के लिए भी वो चीज़ें आपके काम आती हैं, जिसमें आप किसी दूसरे को हेल्प कर सकते हैं कि आया किस तरह से आपने स्किल को यूज़ करना है। ब्रेक के जाने बड़े नाज़रीन, ब्रेक के बाद मज़ीद हम इस पे बात करते हैं, IT स्किल की जो अहमियत है इस पे बात करते हैं। आफ्टर द ब्रेक स्टे विद अस।
वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। आफ्टर द ब्रेक अगले टॉपिक की जानिब बढ़ते हैं। आपकी हेल्थ हमारे लिए बहुत वैल्यू करती है और आपने देखा होगा हम आए दिन आपकी हेल्थ से रेलिवेंट कुछ मौज़ूआत लेकर आते हैं, उन पर डिस्कशन करते हैं। और एवरी ट्यूसडे जो है हमारी कोशिश होती है कि हमारा स्पेसिफिक आपकी किसी बॉडी ऑर्गन को लेके हम टॉपिक रखें और उस पर बात करें, बिकॉज हम राइट नाउ देखते हैं जो हमारा लाइफस्टाइल है वो काफ़ी पैथेटिक हो चुका है और उस डिस्टर्बिंग लाइफस्टाइल की वजह से बहुत सारे जो हेल्थ के इश्यूज़ हैं वो हमें फेस करने पड़ते हैं। तो आज हम जिस पे स्पेसिफिक बात करने वाले हैं वो है किडनीज़ के जो इशू हमें देखने को मिलते हैं, क्योंकि जैसे मैंने भी बात की कि हमारा जो लाइफस्टाइल है उससे रेलिवेंट हमारे ओवरऑल हेल्थ पे जो इसका इफ़ेक्ट आता है वो तो आता ही आता है, बट किडनी पे जो असरात है, आप देखिए अभी विंटर शुरू हो चुका है तो सबसे ज़्यादा मुझे लगता है जो इफ़ेक्ट होगी हमारे बॉडी ऑर्गन में वो किडनी होगी, बिकॉज हम पानी का इंटेक बहुत ही कम कर देते हैं। क्यों? हमें प्यास महसूस नहीं हो रही थी, हम चाय कॉफ़ी ले लेते हैं और उसकी वजह से प्यास हमारी और कंट्रोल हो जाती है, तो हमें पानी की तलब नहीं होती, हम पानी कम पीते हैं और इसकी वजह से भी हमारी किडनी पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है। हमारी किडनी जो है वो उसमें पानी की जब कमी होती है तो हम मोस्टली बात करते हैं हमारी गुर्दों में दर्द हो रहा है, तो उस दर्द की वजह पानी का इंटेक कम हो जाना। फिर हम जो फास्ट फूड खाते हैं उस फास्ट फूड की वजह से भी हमारी किडनी पे बहुत ज़्यादा प्रेशर आता है। आपने एक और चीज़ सुनी होगी कि हमारे जो खासकर जिनको वो लोग जिनको शुगर है उनके किडनी का इफ़ेक्ट हो जाना ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन हमें देखने को मिलता है। और फिर साथ में जो गुर्दों पे यूरिक एसिड का जो इफ़ेक्ट है इट्स वेरी डेंजरस और हम इसको इतना लाइट ले जाते हैं, कोई राइट लेफ्ट सेल्फ मेडिकेशंस का हम इस्तेमाल कर देते हैं, वो भी डायरेक्ट हमारी किडनी को इफ़ेक्ट करता है। क्योंकि जब आप में यूरिक एसिड के जब इश्यूज़ आप में होते हैं तो आपकी किडनी जो है वो उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पा रही होती है, आप कि टांगों पे जो है यानी कि बॉडी पे आपकी स्वेलिंग होना शुरू हो जाती है, जिसे हम लाइट ले रहे होते हैं, इतना हम उसको फोकस नहीं करते हैं। तो और जब हमारी ये शुगर पेशेंट खासकर जब ये अपने प्रॉपर इनमें इंसुलिन नहीं बनता तो साथ साथ यूरिक एसिड के प्रॉब्लम डेफिनेटली फिर उन्हें फेस करने पड़ते हैं। तो आज हम यही डिस्कस करने की कोशिश करेंगे कि ब्लड में जो ये यूरिक एसिड की हम देखते हैं कि इसके मिकदार का बढ़ जाना, इससे कौन से मसाइल जो हैं वो पैदा हो सकते हैं और आया क्या ये यूरिक एसिड के जो इश्यूज़ हैं ये दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, अगर बढ़ रहे हैं तो व्हाट्स द रीज़न, हम इस इशू को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। क्योंकि हम दुनिया जान के मैं अक्सर बात करती हूँ कि हमें ऑफिस के कोई काम करने हो, किसी बिजनेस मीटिंग के लिए जाना हो, हम बड़ी तगोदो करेंगे, बहुत हम एफर्ट लगाते हैं, लेकिन जो हम इतना कमा रहे हैं, लाखों करोड़ों जो हम कमाते हैं वो अपने आप के लिए, अपनी एक अच्छी ज़िंदगी के लिए कमाते हैं और इसी सेहत को हम निगलेक्ट करना शुरू कर देते हैं। और किडनी एक ऐसा ऑर्गन है कि खुदा न खास्ता अगर आपकी किडनी डैमेज हो जाती है तो आपको एक किडनी पे सर्वाइव करना पड़ेगा और ये आप अपने आप को रिस्क पे डाल देते हैं। और आपने देखा होगा कि जब आप ये ट्रांसप्लांट की तरफ जाते हैं उससे भी बहुत सारे मसाइल का हमें सामना करना पड़ता है। तो यूरिक एसिड इसको वक्तन फ़वक्तन इसका एक टेस्ट करवाना, चेक करते रहना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन हम में से कितने लोग होंगे जो अपना एक रूटीन में चेकअप या मुआयना ये टेस्ट अपने करवाते होंगे कि आया मेरी बॉडी में किसी किस्म के कोई मसले मसाइल तो नहीं हो रहे। हम अगर गुर्दों के साथ यूरिक एसिड की बात करते हैं तो हमारी किडनी में कोई प्रॉब्लम, कोई मसाइल तो नहीं हो रहे, क्या हमारा यूरिक एसिड जो है वो ठीक है, कहीं कम ज़्यादा तो नहीं हो पा रहा। हम में से कितने लोग ये चेक करवाते होंगे। तो आज इस पे आप सुनने में तो आपको लगेगा कि इट्स अ कॉमन, इट्स अ नेचुरल, बट इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं इट्स वेरी डेंजरस। आपकी ज़िंदगी और मौत का सवाल है, आपकी खुशियों का सवाल है। तो इसी पे आज हम बात करेंगे कि किडनी पर जो यूरिक के असरात हैं वो क्या हैं और क्या ये नेगेटिव ख़तरनाक असरात हैं या हम इनको लाइट ले सकते हैं। तो आज आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे और फिर ये गुर्दों में जो पत्थरी का बन जाना ये कितना डेंजर हो सकता है, इस पर बात करेंगे। इस पर डिस्कशन के लिए मेहमान हमारे साथ हैं जी डॉक्टर सज्जाद, जो हमें एवरी ट्यूसडे हमारी सेहत के हवाले से हमें बहुत कुछ बताते हैं, गाइड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपने वक्त दिया। डॉक्टर साहब बड़ा इंपॉर्टेंट आज का टॉपिक है यूरिक एसिड। ये हम जब तक नहीं समझेंगे ना, मुझे लगता है कि हम टॉपिक को प्रॉपर एक्सप्लेन नहीं कर सकेंगे। सबसे पहले हम एक ब्रेक लेकर आते हैं, ब्रेक के बाद इस पे इन डिटेल नाज़रीन हम जानते हैं, क्योंकि ये बहुत एक वसी टॉपिक और हमारी हेल्थ से रिलेटेड है। इन डिटेल डिस्कशन का आगाज़ करेंगे, बट आफ्टर द ब्रेक स्टे विद अस।
वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। आज का हमारा आखिरी टॉपिक जिस पे हम बात करने जा रहे हैं आपकी हेल्थ। आपकी सेहत जो है वो डेफिनेटली आपकी फ़र्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए, क्योंकि जाने तो जहाँ है आप सेहतमंद हैं, तंदुरुस्त हैं तो सारे काम आप कर सकते हैं। बट आज स्पेसिफिक हम जिस चीज़ पे बात करेंगे आपकी हेल्थ को लेके वो है किडनी और गुर्दों पर यूरिक एसिड के जो असरात हैं, इस पे बात करने वाले हैं डॉक्टर सज्जाद साहब हमारे साथ है। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो एलेबोरेट कर दीजिएगा कि यूरिक एसिड ये एक्चुअली में है क्या और ये किस तरह से हमारी जो किडनी है उसको इफेक्ट करता है। हमारे जिस्म में प्यूरिन एक मादा होता है जो टूटने से या ज़्यादा होने से यूरिक एसिड जिस्म में ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। और ये 70% जो है वो किडनी सिक्रीट करते हैं और 30% जो है हमारी आंतें सिक्रीट करती हैं। अच्छा, तो इसको लोग बीमारी नहीं समझते, अनफॉर्चुनेट, और ये बहुत बड़ी बीमारी है जो कि आपके गुर्दों में पथरियाँ और सोजन पैदा कर देती है, फिर आहिस्ता आहिस्ता किडनी फेलियर हो जाता है। तो इसको भी बीमारी समझ के इसका ख्याल करें और RFT करवाते रहें। जिन लोगों की एक दफ़ा बॉडी में टेंडेंसी आ जाती है रीनल फंक्शन, उसमें यूरिक एसिड अगर आ जाएगा तो फिर आपका यूरिक एसिड सारी उम्र बॉडी में रहता है। इसकी मैनेजमेंट आपको करनी पड़ती है, ये फिर लाइफ टाइम आपके साथ जो है वो जिस्म में ट्रैवल करता रहता है। अच्छा, क्योंकि बदपरहेज तो माशाल्लाह से बहुत हैं, बहुत हैं भाई, टॉप पे हैं। थोड़ा सा खा लेते हैं, दवाई की मिकदार बढ़ा देंगे, खाना थोड़ा सा और खा ले, तो उसकी वजह से भी फिर ये चीज़ें जो है ना वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड कर देती है। और आपके पहले छोटे जोड़ इससे मुतासर होते हैं, फिर बड़े जोड़ मुतासर होते हैं, फिर ये उंगलियां टेढ़ी हो जाती हैं, बिल्कुल टेढ़ापन हो जाता है। और जैसे कीड़ा खा लेता है लकड़ी को, स्ट्रक्चर ठीक है, हाथ लगाते हैं तो भुरभुरा हो जाता है। ये आदमी का हाल होता है यूरिक एसिड से। यानी कि अगर यूरिक एसिड की मिकदार बढ़ जाती है तो उसके ये साइड इफेक्ट ये आते हैं कि आपके पहले छोटे जोड़ों में दर्द होता है, फिर बड़े जोड़ों में, फिर गाउट बन जाता है। बहुत ही कॉम्प्लिकेशंस हैं इसकी। और यूरिक एसिड कुछ काम अच्छे भी करता है, ये भी बता दें। अब जरा अच्छे काम भी बता दें ताकि हम थोड़ा सा रिलैक्स हो ये जाए। जितने जरासीम जिस्म में होते हैं उसको मारने के काम आता है, मगर नॉर्मल मिकदार में अगर आपकी बॉडी में होगा तो वो होगा। ये अब बढ़ जाए तो फिर तो आपको कॉम्प्लिकेशंस करेगा। तो फिर दिल, गुर्दे, दिमाग सबको यूरिक एसिड जो है ना वो अफेक्ट करता है। अच्छा, अगर बढ़ जाए तो बड़ा उसकी बड़ी मिकदार हो। अच्छा, क्योंकि मुख्तलिफ लेबॉर्ट्रीज़ में इसके मुख्तलिफ जो है वो मेजरमेंट दी होती है। कोशिश करें कि अगर आपका 4.5 से यूरिक एसिड ज़्यादा आना शुरू हो जाता है या 5.5 तक आता है तो आप ये समझें कि आप यूरिक एसिड के पेशेंट हैं। अच्छा, 4.5 से अगर इंक्रीज करके 5.5 तक जाता वैसे है तो जी वैसे तो लिखा होता है 6.5 लेडीज़ के लिए, 7.5 मर्दों के लिए। मगर एक रिसर्च के मुताबिक अब लेबॉर्ट्रीज़ ने इसकी मेजरमेंट ज़्यादा कर दी है, शुगर की कम कर दी है, तो वो गेमें चल रही होती है। तो ये है कि मेडिसिन चलाने के लिए फिर इसकी मेजरमेंट आगे पीछे कर देते हैं। तो इसमें अगर आपको 4.5 से 5.5 तक भी आता है। ये हम ना इसकी मेजरमेंट पे बात करते हैं इन डिटेल, ज़रा ये नाज़रीन को समझाइएगा। ब्रेक पे जाना है, ब्रेक के बाद हम नाज़रीन आपको समझाते हैं कि आपकी बॉडी में कितने मिकदार होनी चाहिए यूरिक एसिड की, तो वो आपके लिए फ़ायदेमंद है, और कितनी बढ़ गई तो वो आपके लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है। इस पे बात करते हैं इन डिटेल, बट आफ्टर द ब्रेक स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। आज का हमारा आखिरी टॉपिक जिस पे हम बात कर रहे हैं गुर्दों पर जो यूरिक एसिड के असरात हैं वो क्या हैं और किस तरह से आपने अपनी हेल्थ का ख्याल रखना है, अपनी किडनी को किस तरह से आपने तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना है, उसी पे हम बात करें। डॉक्टर सज्जाद हमारे साथ है। डॉक्टर साहब, आप एक नॉर्मल रेंज का बता रहे थे कि हमारी बॉडी में कितने % जो है वो यूरिक एसिड होना चाहिए, अगर कम या ज़्यादा हो तो क्या मसाइल हो सकते हैं, वो आप इन डिटेल जी बिल्कुल। उसमें ये है कि लेडीज़ में यूरिक एसिड की मिकदार थोड़ी कम होती है, जेंट्स में ज़्यादा होती है। तो मैंने जैसे इंडिकेशन दी है कि 4.5 से 5.5 तक भी अगर आपकी आ जाती है तो समझें कि बॉडी में आपके इनसाइड में शुरू हो गया। अच्छा, तो वैसे लेबॉर्ट्रीज़ में इसके जो है वो मिकदार ज़्यादा, इंसान खुश रहता है कि मैं तो ठीक हूँ, अंडर रेंज हूँ। तो ऐसा नहीं होता। उसमें ये है कि अपनी खुराकों में से आप जो सी फूड है जिसमें प्रॉन्स लोग बहुत खाते हैं और फैटी फ़िश बहुत खाते हैं, वो बाकी वाइट जो फ़िश है वो ठीक है। मगर इस तरह की चीज़ें जो हम ज़्यादा अल्कोहल का इस्तेमाल जो लोग ज़्यादा करते हैं, जो कॉफ़ी का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, दालें, सिर्फ दाल मूंग में यूरिक एसिड नहीं होता, बाकी सब दालों में होता है। सफ़ेद चने में बहुत यूरिक एसिड होता है, चने की दाल में बहुत होता है, काले चने में नहीं होता। रेड लोबिया, वाइट लोबिया, इनमें बहुत यूरिक एसिड होता है। तो लोगों को पता नहीं इसके बारे में, वही चीज़ें खा रहे होते हैं। तो सब्जियां यूरिक एसिड में अगर आपको प्रॉब्लम हो तो आप कोशिश करें कि रेड मीट बिल्कुल ना खाएं, उसमें बहुत ज़्यादा ये प्यूरिन का मादा होता है जो कि आपके यूरिक एसिड को ट्रिगर करता है। और वाइट मीट जैसे देसी चिकन है वो वाइट मीट है, शेवर जो है वाइट मीट नहीं है।
یہ بیف ہے اور یہ ان ہائیجینیکلی چیزیں ہیں. اس کی فیڈ میں جو ہے نا وہ بیف کی چیزیں ڈالی جاتی ہیں. تو یہ آپ دیسی چکن 10 دن بعد کھا لیں, 15 دن بعد کھا لیں, شیور ڈیلی نہ کھائیں. تو اس میں یہ ہے کہ وائٹ میٹ میں فش کا سیزن ہے, فش آپ سٹیم کر کے لے لیں, تو یہ آپ کی چیزوں کو جو ہے وہ کم آؤٹ کرتا ہے. ٹھیک ہو گیا. ہمارے خون کے اندر اگر یورک ایسڈ بڑھ جاتا ہے تو اس کا کیا نقصان یا اس کی وجوہات کیا ہیں؟ نقصان دیکھیں جی کہ جو چیزیں میں نے بتائی ہیں کہ یہ ہم کھا لیتے ہیں, اور جتنے آرگن میٹ ہے وہ بھی سارا ہم کھا رہے ہوتے ہیں. کلیجی کھا لیتے ہیں, دل کھا لیتے ہیں بکروں کا, تو اس میں بھی بہت زیادہ یورک ایسڈ کی مقدار ہوتی ہے. اور بعض لوگوں کو تو بہت ہی زیادہ جو شوق ہوتا ہے وہ آرگن میٹ کھانے کا. جتنا بھی آرگن میٹ ہوتا ہے بازاروں میں صبح پکڑا ہو رہا ہے ناشتے میں, پائے, سری, نہاری, دل, گردے سب کچھ ہو رہا ہے تو وہ کھاتے ہیں. جو لوگ یہ اس کے عادی ہوتے ہیں ان کا یورک ایسڈ بہت ٹریگر کرتا ہے. تو پھر یہ ہے کہ اس کے سائیڈ افیکٹ میں آپ کے گردے میں پتھری بن سکتی ہے, یورک ایسڈ کی پتھری بن سکتی ہے, کیلشیم آکزیلیٹ کی پتھری بن سکتی ہے, فاسفیٹ کی پتھری بن سکتی ہے. 3 قسم کی پتھریاں ہوتی ہیں گردے میں. اگر یورک ایسڈ آپ کا ان کنٹرول رہتا ہے تو یورک ایسڈ کی پتھری پھر ریکرنس بار بار بنتی ہے, نکلتی ہے, بنتی ہے, نکلتی بنتی ہے, کیونکہ آپ کی باڈی میں جو ہے وہ اس کی ٹینڈنسی آ گئی ہے. آپ نے پانی بھی کم پیتے ہیں. سردیوں میں اب لوگ پانی 5-6 گلاس سے زیادہ بڑا مشکل پیتے ہیں. پیاس لگے کوئی پلا دے تو 5-6 گلاس بھی آپ نے زیادہ بتایا نا. میں دراصل چائے کافی کو بھی پانی کنسیڈر کرتا ہوں نا, انٹیک ہے نا, تو اس میں وہ تو ہم پی لیتے ہیں, کہیں نہ کہیں بیٹھے آتے جاتے چیزیں پی لیتے ہیں. مگر سردیوں میں بھی آپ کو 10-12 گلاس یورک ایسڈ کے پیشنٹ کو خاص طور پہ پینے چاہیے, کیونکہ آپ گرم چیزیں کھا رہے ہوتے ہیں, ڈرائی فروٹ کافی آ جاتا ہے. تو اس میں یہ ہے کہ آپ انٹیک جو ہے اگر اچھا رکھیں گے تو کسی میڈیسن کی ضرورت نہیں پڑتی. صرف آپ پانی پی لیں. آپ کو پانی کی طرف ہم راغب کر رہے ہیں, دوائیاں نہیں بتا رہے. تو گھریلو چیزیں بھی ہیں جو کہ آپ لوگ استعمال کر سکتے ہیں. تو وہ میں اینڈ میں 2 چیزیں ایسی بتانی ہیں جس سے فوری طور پہ آپ کا یورک ایسڈ فوری طور پہ کم ہونا شروع ہو جائے, اور آپ کے گھر میں پڑی ہوئی ہیں, گھر میں پڑی ہوئی اور فوری کم ہو جائیں گے. چلیں بھی یہ لاسٹ میں ہم ضرور ڈاکٹر صاحب سے آپ لوگوں کے لیے میں جانوں گی. اچھا مجھے یہ بتائیے ڈاکٹر صاحب کہ یورک ایسڈ اگر بڑھ جاتا ہے تو کیا اس سے ہمارے کڈنیز میں جو یہ سٹون پتھری جس کو کہتے ہیں گردوں میں بن جانا, یہ بھی بن جاتی ہے؟ جی میں نے ابھی بتایا نا کہ یورک ایسڈ کی پتھریاں, کیلشیم آکزیلیٹ کی پتھریاں, فاسفیٹ کی پتھریاں, 3 قسم کی پتھریاں گردوں میں بنتی ہیں. تو یورک ایسڈ تینوں ڈینجر ہیں, تینوں ڈینجرس ہیں. کیلشیم آکزیلیٹ کی پتھری تو ایسی ہوتی ہے جیسے پلاسٹک آپ کھینچتے ہیں تو ایسے کھنچتی چلی جاتی ہے. اس کا ذرا نکلنا مشکل ہوتا ہے. یورک ایسڈ کی نکل جاتی ہیں جلدی, مگر اس کا پھر سائز بھی دیکھنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس میں یہ ہے کہ جب آپ کی پتھری بن جاتی ہے تو پھر گردے جو ہے اگر آپ نہیں نکالتے تو آہستہ آہستہ وہ ڈیمیج ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو آپ کوشش کریں کہ سال میں 1 دفعہ الٹرا ساؤنڈ ضرور ہر انسان کو کروا لینا چاہیے. بعض دفعہ سائلنٹ سٹون ہوتے ہیں جو پتہ نہیں چلتے, اور اس کے پتے میں بھی بہت زیادہ پتھریاں بننا شروع ہو گئی ہیں. جن لوگوں کو شوگر ہے ان کو بھی پتھریاں پتے میں بہت زیادہ بننا شروع ہو گئی ہیں. گردوں میں پتھریاں بننا شروع ہو گئی ہیں. یورک ایسڈ زیادہ ہو گیا. ٹھیک ہے, یہ اگر آپ کے ساتھ کوئی ایسی بیماری ٹریول کر رہی ہے کہ جس نے ٹھیک نہیں ہونا, صرف مینیج ہونا ہے, تو پھر تو آپ کے 6 مہینے سال بعد تو ٹیسٹ بنتے ہیں, تاکہ آپ کو پتہ تو چلے نا کہ آپ کی لائف کس طرز پہ چل رہی ہے. اب وہ سائلنٹ سٹون اندر پڑے ہوئے ہیں, آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. ایک دم اگر خدا نخواستہ وہ پین فل ہو جائے تو پھر آپ کے لیے رات کے ٹائم مشکل ہو جائے گا. تو پتے میں پتھریاں, چھوٹی پتھریاں جو ہے وہ پھنسنے کے چانسز ہوتے ہیں. اگر آپ کو چھوٹی پتھریاں ڈائگنوز ہوئی ہیں تو اس کا جو بھی سدے باب آپ کروانا چاہیں جلدی کروائیں. جو بڑا سٹون پڑا ہوا ہے سائلنٹ وہ اتنا تنگ نہیں کرتا, مگر یہ ہے کہ اس کا بھی ٹریٹمنٹ یا اس کو ریموول کی طرف آپ جائیں ڈاکٹر سے مشورہ کر کے. ہمیشہ 2 سے 3 سرجن سے رائے لینی چاہیے, ایک سے نہ لیں. تو یہ چیزیں ہمیں ساتھ ساتھ کرنی ہوتی ہیں. مگر یورک ایسڈ جو ہے وہ لوگ بالکل اس کو لفٹ نہیں کراتے ہیں اور کوئی بیماری نہیں سمجھتے. آپ بھائی اگر نہیں سمجھتے ہیں تو پانی کا انٹیک بڑھائیں. پانی, تاکہ جو ہے 70% میں نے کہا کہ گردہ جو ہے وہ نکال دیتا ہے, پیشاب کے راستے جو ہے یورک ایسڈ نکال, پانی کا انٹیک زیادہ کر لیتے ہیں, اور 30% سٹول کے ذریعے یورک ایسڈ نکل جاتا ہے. اگر آپ کی گٹ ہیلتھ اچھی ہے تو, آپ کی گٹ ہیلتھ اچھی نہیں ہے تو پھر وہ اندر ہی ڈپازٹ رہے گا. تو اس لیے کوشش کریں کہ ریڈ میٹ جو ہے وہ نہ زیادہ کھائیں جن کو یورک ایسڈ ہے. کبھی کبھار اگر کباب شباب کھانے ہیں تو وہ تھوڑا بہت بس چسکا سا ہونا چاہیے زبان کا. مجھے یہ بتائیں جو شوگر کے پیشنٹ ہیں ان کا اور یورک ایسڈ کا کیا کنیکشن ہے؟ کنیکشن یہ ہے نا کہ شوگر کہتے ہیں جی کہ اگر آپ کو شوگر ہوگی تو کوئی نہ اور بیماری ہو تو پورا جسم آپ کا خراب ہو جائے گا. ایسے ہی ہے, کیونکہ آپ کے دل, گردے, آنکھیں سب چیزیں خراب کرتے ہیں.
साइलेंट हार्ट अटैक हो गया, रेटिनोपैथी होगी, नज़र चली जाती है, किडनी फेलियर चले जाते हैं, ठीक है। तो अगर अच्छी मैनेजमेंट आपकी शुगर की भी है तो आप समझें क्योर है, क्योंकि इसने ठीक तो नहीं होना, ये तो टिल डेथ आपके साथ ट्रैवल करेगी, ठीक है, बस मैनेज करना है, मैनेज करेंगे, अच्छी मैनेजमेंट ही इसका क्योर है। इसकी अच्छी मैनेजमेंट, रोज़ाना 1 घंटा वॉक, आपकी मेडिसिन कम होती जाएंगी, आपकी इंसुलिन कम होती जाएगी। मगर ये है कि हमें तो लविश लाइफस्टाइल पसंद है ना, बैठ के उधर ही सारा कुछ करना है, पानी भी किसी को आवाज़ दे के, चाय भी के, तो ये शुगर के पेशेंट फिर मोटापा, वो ओबेसिटी जो है वो इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा ट्रिगर करती है। तो जितनी भी बीमारियां हैं, दिल की बीमारियां हैं, दमा है, जोड़ों की बीमारियां हैं, वो फिर साथ साथ ये अगर बीच में इन हो जाता है तो फिर तो आप समझें ना कि आपकी हड्डियां भी कमज़ोर होना शुरू हो गई। इसकी साइन एंड सिम्टम में थकावट बहुत होती है, जिसका यूरिक एसिड जो कंट्रोल नहीं होता, अनकंट्रोल में आपको थकावट रहेगी, क्योंकि वो पूरी हड्डियों में चला जाता है। यानी आपको वो बॉडी पेन, हड्डियों में दर्द, मतलब सुस्ती, थकन, हर टाइम आप जो है वो इसी में रहेंगे, तो चेक नहीं करवाना। RFT एक छोटा सा टेस्ट है, रीनल फंक्शन टेस्ट, यूरिया, क्रेटिनिन और यूरिक एसिड उसमें आ जाता है। ना 1000, 1200, 1500 का है। हॉस्पिटल चले जाएं गवर्नमेंट के तो और सस्ता है, वहाँ पे तो और सस्ता है, वहाँ से करवा, मगर करवाना नहीं है ना, बेसिकली टेस्ट नहीं करवाने ना, हमने उसकी तरफ जाना नहीं, ये भी सुस्ती है। तो अगर आप करवा लेते हैं तो भाई आप वो अपनी लाइफ में से वो चीज़ें निकाल दें जो हमने बताई कि दालों में सिर्फ दाल मूंग ज़्यादा खाएं, काले चने ज़्यादा खाएं, कद्दू, टिंडे, काली तोरी, डायरोटिक जो चीज़ें हैं जिसमें पानी है, खीरे में बहुत पानी है, 2 खीरे डेली खाना खाने से आधा घंटा पहले आप खाएं, ठीक है। और डायरोटिक फल जो है जिसमें गाजर है, मूली आ गई है, इसका सैलड बना के खाएं, ये भी यूरिक एसिड को कंट्रोल करता है। अच्छा डॉक्टर साहब, ओवरऑल अगर हम एक कोई अगर बीमारी है किसी पेशेंट को, ठीक है, उसके साथ उसका ही ट्रिगर कर गया, यूरिक एसिड अप डाउन हो गया कुछ मेडिकेशंस की वजह से, या हम बाज़ दफ़ा कहते हैं कि वो बदपरहेज़ी कर जाते हैं, बट अगर एक तंदुरुस्त इंसान की बात करूँ तो उनमें यूरिक एसिड का बढ़ जाना, ये हमारा ओवरऑल जो लाइफस्टाइल है इसकी वजह से कि हम इतना सुस्त हो गए हैं, हमने वॉक छोड़ दी, कहीं मार्केट जाना है 1-1.5 किलोमीटर का अगर सफ़र है तो हमने वो भी गाड़ी पे जाने, इवन साथ वाली गली में अगर हमने रोटी लेने जाना है तो उसके लिए भी हमने गाड़ी निकालनी है। तो ओवरऑल हमारा जो लाइफस्टाइल है ये ट्रिगर कर रहा है। जी बिल्कुल, मैं भी इसमें लाइफस्टाइल में सारी बीमारियां बड़ी जो बहुत अमीर लोगों की बीमारियां थी वो गरीबों में भी आ गई। सही है, क्योंकि वो भी नहीं चलते, ठीक है, उनमें भी दिल के अमराज आ गए, शुगर आ गया, ठीक है, जोड़ों के अमराज आ गए, दिल के अमराज आ गए, ब्लड प्रेशर हाई हो गया। अब यूरिक एसिड की वजह से आपका BP भी हाई रहना शुरू हो जाता है, लोगों को इसका नहीं पता चलता। अगर आपका यूरिक एसिड हाई है तो फिर आपका BP भी हाई होगा, ये ब्लड प्रेशर का हाई हो जाना, ब्लड प्रेशर का हाई होना, ठीक है। फिर जिन लोगों का सर्वाइकल का मसला होता है उनका भी BP हाई रहता है, ये भी लोगों को नहीं समझ आती, उसका इलाज नहीं करते, BP की दवाइयाँ खाई जाते हैं, ऐसा ही है। तो भाई इसका सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस का जड़ तक नहीं पहुंचते, एक एक्सरे करवाया जाए, अगर उसमें डायग्नोज हुआ तो इसका भी नस दबी हुई है या उसमें गैप आ गया, तो इसका इलाज कराए ना, तो फिर आपका BP भी कंट्रोल हो जाएगा। आपके ये देखिए दोनों बाजुओं में अगर नमनेस आ रही है, सुन हो रहा है, तो फिर सर्वाइकल का मसला है, क्योंकि आप स्क्रीन टाइम ज़्यादा सारा झुक के हमें सारा काम करना है, हम ऐसे तो सारा दिन नहीं बैठ सकते, असूलन तो ऐसे बैठना चाहिए, मगर जब आप ऑफिस वर्क कर रहे होते हैं आस्ता आस्ता आप कुर्सी के एज पे पहुंच जाते हैं, तो सारे आपके कमर में दर्द, सर्वाइकल, बच्चे भी पढ़ते पढ़ते या मोबाइल देखते वो सारा दिन झुके रहते हैं, छोटे छोटे बच्चों को ये प्रॉब्लम आ गई। तो लाइफस्टाइल इस पे बहुत ज़्यादा मैटर करता है, यूरिक एसिड में ख़ास तौर पे, शुगर में ख़ास तौर पे, मोटापे में ख़ास तौर पे। अगर आप पौना घंटा वॉक रख लेते तो आपका यूरिक एसिड विदाउट एनी मेडिसिन जो है वो ठीक होना शुरू हो जाता है। 10 से 12-14 ग्लास आप पीते हैं तो आपका यूरिक एसिड वैसे ही ठीक होना शुरू क्योंकि आपके गुर्दे के जो नेफ्रॉन्स हैं जो सुराख अंदर बने में खून और पेशाब को अलहदा करते हैं वो बंद नहीं होंगे ना, तो वो सिक्रीट होता रहेगा यूरिन के रास्ते, तो आपका 70% यूरिक एसिड यूरिन के रास्ते निकल जाता है। तो भाई पानी पीना कोई इतनी बड़ी साइंस नहीं है, कोई मुश्किल काम नहीं है। ऐसे ही अपने पास आजकल तो बड़ी अच्छी अच्छी बॉटल्स आ गई, प्लास्टिक की बोतल ना लें, आजकल तो वो ठंडे गर्म वाली बोतल्स अच्छी आ गई, मौसम भी चेंज हो गया, मौसम भी चेंज हो गया, तो आप अपना नीम गर्म पानी डाल के रखें, उसमें डिटॉक्स वाटर जो लोग बनाते हैं तो बड़ी मेहनत करते हैं, तो वो भी यूरिक एसिड को बड़ा अच्छा कंट्रोल करता है क्योंकि खीरा भी उसमें डलता है, पुदीने की पत्तियां भी डलती हैं, अदरक भी डलता है, इन्फ्लेमेशन जी बिल्कुल। और इसका मैं भी जो है ना पाँव का जो बड़ा अंगूठा है पाँव का, ये रात को इसमें दर्द निकलता है अमूमन, और ऐसा दर्द निकलता है लाइक अ शूटिंग पेन, जैसे कोई गन से फायर कर रहा है।
आदमी सो नहीं यूरिक एसिड बढ़ जाता है, जिनका यूरिक एसिड बढ़ता है, हमेशा इसके पाँव के बार वाला जो अंगूठे का एज है ना, इधर सुर्ख हो जाएगा अंगूठा और बहुत ज़्यादा दर्द, जैसे कोई गन से फायर कर रहा है। तो इसका ये अगर रात के टाइम आपको निकल आता है, फिर आपने नीम गर्म पानी में थोड़ा नमक डाल के पाँव डिप कर दें, रात तो गुजारे ना, और ठंडे एसी वाले कमरे से बाहर आ जाएं, उसमें बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाता है, गर्माइश से बेहतर होता है, ठीक है, और रेडनेस बहुत आ जाएगी आप। तो ये अमूमन रात को अटैक आता है इसका। तो फिर ये जो लोग इलाज नहीं करते, फिर हड्डी बाहर आ जाती है, गाउट बन जाता है, और अंगूठा बाहर की तरफ हड्डी बढ़ना शुरू हो जाती है, और कई लोगों के दोनों हड्डियाँ जुड़ना शुरू हो जाती हैं। तो इतना ख़तरनाक है ये, बिल्कुल भी डरने की बात नहीं है। पानी से आप इसको मैनेज कर रहे हैं, आप इसको वॉक से मैनेज कर रहे हैं, और जब ये रेडनेस आ जाती है उस टाइम फिर यूरिक एसिड की मेडिसिन काम नहीं करती, क्योंकि क्रिस्टल बन जाता है ना। तो क्रिस्टल जब ब्रेक होगा फिर यूरिक एसिड की काम करेगी, और फिर पानी ही उसमें बेहतर करता है, उसको क्रिस्टल को तोड़ता है। लोग बहुत ही जो है ना पेन किलर खाना शुरू हो जाते हैं और इंजेक्शंस लगाना शुरू हो। तो भाई आप पानी ज़रा पिएं, और टिंडे, कद्दू, काली तोरी, डायरेटिक जो सब्जियां हैं, जैसे पानी वाली सब्जियां, उनको पानी वाले जो फल हैं उनको खाएं, जैसे गर्मा सर्दा है तो ये भी पानी वाला, खीरे 2 अदद वो आप खाएं। तो ये चीज़ें जब आप खाएंगे तो फिर वो क्रिस्टल टूटेंगे, तो फिर आपकी मेडिसिन जो है वो काम करेगी, वरना फिर काम नहीं करती। लोग फिर सुबह भी खा रहे हैं, दोपहर भी खा रहे हैं, वो वैसे ही जाया जाती है, वो नहीं असर नहीं हो रहा। कैसे होगा? यानी कि इसका वेरी इजी हल जो है पानी है, पानी मतलब सबसे आसान और सस्ता तरीन। किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, आपके घर में वाफिर मिकदार में, ठीक है। तो आप इसको पानी, साफ़ सुथरा पानी पिए, वॉक। पानी का भी तो डॉक्टर साहब मुझे अब समझ नहीं, आजकल इस्लामाबाद की कैपिटल की बात करें तो समझ नहीं आती है, पानी साफ़ है, ये हमारे हेल्थ के लिए अच्छा है भी, तो पानी के भी तो बड़े मसले आ रहे हैं। मैं भी शाम हमेशा प्रोग्राम में बात करते हैं कि अगर आपने अपने मैदे की बीमारियों से बचना है तो उबाल के पानी इस्तेमाल करें। आप फिल्टर से भी लाते हैं तो उसको उबाल लें, क्योंकि फ़िल्टर भी कई महीनों से चेंज नहीं हुए, पीछे जंग लगा हुआ है उसके भी। तो वो हम बड़ी लाइन में लग के फ़िल्टर से पानी भी भर लेते हैं, उसको भी ला के 2 से 3 उबाल कर लें। ओवरनाइट पड़ा रहे, सुबह ठंडा होता है, छान के आप पी लें। तो वो ये है कि आपको शक व शुबा नहीं रहेगा, ठीक है। तो वही सारा दिन पिए। फिर विटामिन सी जो है वो बहुत अच्छा है इसमें, विटामिन सी आपको लेना चाहिए, इसके सप्लीमेंट लोग लेते हैं। आप नींबू पानी पिए तो ये भी यूरिक एसिड को कंट्रोल कर लेते हैं। अच्छा, लेमन वाटर, हाँ बिल्कुल, 2-3 गिलास जो है वो बना के, विदाउट शुगर, विदाउट नमक, आप वैसे ही पिए। विटामिन सिंपल पानी में करके, जब अगर आप ऑफिस वर्क करते हैं 5-6 घंटे की बैठने की, तो ज़रूर पास रखें। एक तो मूड अच्छा रहेगा, हैप्पी इंसान रहता है, ओवरबर्डन होता है। ठीक, अच्छा डॉक्टर साहब, थोड़ा सा मज़ीद हम आपसे जानेंगे कि ये लेमन वाटर जो है ये हमारे लिए कितना मुफीद साबित हो सकता है, ये यूरिक एसिड को किस तरह से ये कंट्रोल कर सकता है। तो इस पर नाज़रीन मज़ीद हम जानते हैं, बात करते हैं, बट आफ्टर द ब्रेक स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। आज का हमारा आखिरी टॉपिक जिसमें हम बात करें गुर्दों पर यूरिक एसिड के जो असरात हैं वो क्या हैं और किस तरह से ये हमें हमारे गुर्दों को मुतासिर कर सकते हैं, इसी पे बात करें। डॉक्टर साहब हमारे साथ है। डॉक्टर साहब, मुझे बताइएगा कि क्या हर यूरिक एसिड का जो मरीज़ है वो गुर्दों के मर्ज़ में मुब्तला हो सकता है? अगर वो क्योर नहीं करेगा अपना और मैनेजमेंट नहीं करेगा तो डेफिनेट उसके गुर्दे जो हैं वो ख़राब होना शुरू हो जाएंगे, उसमें पथरियाँ आएंगी, ठीक है, और एक वक्त में गुर्दे फेलियर की तरफ भी पेशेंट चला जाता है। तो इस तरह जो क्रॉनिक है और इनहेरिटेड बाज़ दफ़ा जो है वो विरासती तौर पे यूरिक एसिड चल रहा होता है ख़ानदान में, तो बच्चों में भी आने के बहुत ज़्यादा चांसेस जो है वो हो जाते हैं। तो इसमें फिर ख्याल करना है कि अगर आपके पेरेंट्स पहले से हैं तो फिर बच्चों में भी ये चीज़ जो है यूरिक एसिड आ जाती है। तो इसमें कोशिश यही करें कि टेस्ट की बुनियाद पे, क्योंकि टेस्ट नहीं करवाते हैं ना कोई दर्द होती है तो इसलिए पता नहीं चलता। तो वो फिर ये है कि अगर आप यूरिक एसिड के पेशेंट हैं तो कम से कम 6 महीने बाद 1000-1500 रुपया जो है वो हलाल कर लें, कोई ऐसी बात नहीं है। उसमें आपको पता चल जाएगा क्रेटिनिन, यूरिया, यूरिक एसिड कितना है बॉडी में, तो वो ये टेस्ट करवाना ज़रूरी है। अच्छा, ये क्या कोई यूरिन टेस्ट होता है या ब्लड टेस्ट है? अच्छा, RFT इसको कहते हैं, रीनल फंक्शन टेस्ट, गुर्दे की कारकर्दगी का टेस्ट। अच्छा। जैसे अभी आपने कहा ना कि गुर्दे असर हो सकते हैं, तो वो हमें पता चलेगा कि यूरिया, क्रेटिनिन और यूरिक एसिड कितना बॉडी में है, तो इसकी मिकदार कितनी है। तो वो हर मर्द और औरत को 6 माह बाद कम से कम एक दफ़ा तो ज़रूर करवा लेना चाहिए। मतलब सीज़न चेंज होता है ना, गर्मी सर्दी के, अपने टेस्ट वेदर चेंज हो रहा है, जी बिल्कुल करवा लेना चाहिए। फिर आप मार्च अप्रैल में करवाएं तो ताकि पता चलता जाए। फिर लिपिड प्रोफाइल, जिन लोगों को साथ कोलेस्ट्रॉल का भी मसला होता है तो उनके फिर ज़्यादा रिस्क चांसेस होते हैं कि हार्ट अटैक का आ जाए, नालियाँ खून की बंद होना शुरू हो जाती हैं, ठीक है।
تو یہ لیپڈ پروفائل بھی لوگوں کو کروانا چاہیے، خاص طور پہ جو شوگر پیشنٹ ہے یا دل کا مریض ہے یا موٹاپا بہت زیادہ جس کو، وہ ضرور اپنا اپنا لیپڈ پروفائل جو نہار منہ ٹیسٹ ہے وہ کروا لے. اس میں بھی جو چیزیں ہیں اس کی بہتر، کیونکہ ٹرائیگلائسرائڈ بھی بعض دفعہ بہت ہائی لیولز پہ جاتے ہیں اور شوگر پیشنٹ کے ٹرائیگلائسرائڈ جو ہے وہ کم ٹھیک ہوتے ہیں، تو یہی جو ہے وہ ہارٹ اٹیک کا بعض دفعہ باعث بن جاتا ہے. تو ٹیسٹ کی طرف ہماری عوام نہیں جاتی بالکل، انٹل انلیس جب تک کوئی بہت زیادہ کمپلیکیشنز ہمیں فیس نہ کرنی پڑے یا بالکل ہم وہ بے بس نہ ہو جائے نا، تو ہم جائیں گے نہیں ٹیسٹ کی طرف. اور یہاں ڈاکٹر صاحبان سے بھی میری گزارش ہوگی، اگر پیشنٹ آپ کے پاس کوئی ٹیسٹ لے کے آیا تو وہی چیک کر کے اس کو دوائی دے دیں بھائی. اسے یہ نہ کہیں کہ اس لیبارٹری سے کرا کے لو، یہ نہ کریں، ابھی اس نے 10-15 ہزار کے کرائیں پھر کہاں سے غریب دے گا، یہ نہیں کرنا. ایسے ہی ہے. تو وہ اپنی جیب پہ جو ہے وہ آپ لوگ ذرا نظر رکھیں کہ اس طرح پلیز نہ کریں. جو ٹیسٹ آگے آدمی کو پتہ چل جاتا ہے کہ بھی اس ٹیسٹوں میں کیا مسئلہ ہے، دوسری لیبارٹری نہ ریکمینڈ کریں. صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب ایک اور چیز مجھے بتائیے، ایک آپ نے کہا کہ پانی ہم جب زیادہ ہم پیتے ہیں اس سے ہمارے جو ہے نا یہ یورک ایسڈ کنٹرول ہو سکتا ہے یا یہ اپنے مناسب مقدار میں آ سکتا ہے. اگر گردے جو ہیں وہ یورک ایسڈ یعنی کہ اس کو فلٹر نہ کریں تو پھر آگے واٹ اباؤٹ نیکسٹ؟ گردے فیل، جیسے ہم نے پہلے ذکر کیا کہ لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں نیفرونز ہیں. جیسے آٹا چھاننے والی چھنی ہوتی ہے، آٹا چھان رہی ہوتی ہے نا تو آٹا بند ہو جاتا ہے، پھر اس کو جو ہے وہ تھوڑا سا ایسے مارنا پڑتا ہے، چھاننی کو مارنا پڑتا ہے تو وہ آٹا نکلنا شروع ہو جاتا ہے نا. اسی طرح ہمارے ہے جو کہ خون اور پیشاب کو فلٹر کرتے ہیں، تو وہ نیفرونز جب بند ہونا شروع ہو جائیں گے پھر فیلئر کی طرف آپ چلے جائیں گے. ظاہر ہے وہ گردہ اپنی چیزیں ہی بھول جائے گا نا کہ میں نے یورین کو سیپریٹ کرنا ہے، بلڈ کو سیپریٹ کرنا ہے، تو وہ فلٹر جب بھول جائے گا تو اندر ہی وہ ڈپازٹ ہوگا، پیٹ میں پانی پڑ جائے گا، ٹھیک ہے، اور سانس لینا مشکل ہو جائے. گردے فیلئر کی تو اپنی کمپلیکیشنز ہیں، تو آپ کو پھر ڈائلیسس کی طرف جانا جاتا ہے جو کہ ایک خطرناک ہے. کئی لوگ تو دیکھیں جی ہر دوسرے دن، کئی ہر روز، کئی ہفتے بعد، مہینے بعد، اور پورا خاندان ڈسٹرب ہوتا ہے. ایک تو کاسٹلی ہے علاج، دوسرا یہ کہ 8-8 10-10 گھنٹے بیٹھنا پڑتا ہے، پورا خون نکلتا ہے، صاف ہو کے پھر ڈالا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ اس موذی مرض سے سب کو بچائے، یہ بہت ہی خطرناک ہے. صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب یورک ایسڈ اگر بڑھ جاتا ہے تو ایک تو یہ ہم نے کہا فلٹر اگر نہ ہو تو یہ کڈنی فیلئر کی طرف جاتا ہے. کیا اس کے علاوہ کوئی مزید انفیکشن یا سوزش کی؟ جی ڈیفینیٹ، اس میں بھی ہر جوڑ میں سوزش آ جاتی ہے، درد آ جاتا ہے. تو انفلیمیٹری جو سچویشنز ہیں اس میں یہ ہے کہ آپ ادرک اور دار چینی کا قہوہ جو ہے وہ لازمی رکھیں، اس میں لونگ 2 ڈال کے یہ صبح شام 1-1 کپ پئیں تاکہ آپ کے جوڑوں میں جو سوزش آ چکی ہے تو اس کی وجہ سے لوگ اس کو نا جوڑوں کا درد سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں جوائنٹس پین شروع ہو گیا، حالانکہ وہ یورک ایسڈ ہوتا ہے. یورک ایسڈ اور RA فیکٹر، یہ آپ CRP، یہ کچھ ایسے ٹیسٹ ہیں جس میں آپ کو ڈفرینشیٹ پتہ چل سکتا ہے کہ آپ کو یورک ایسڈ ہے یا RA فیکٹر آپ کا پازیٹیو ہے یا ریمیٹڈ آرتھرائٹس ہے، RA فیکٹر آپ چیک کروائے. تو یہ مختلف ٹیسٹ ہیں جس سے آپ ڈفرینشیٹ کر سکتے ہیں کہ آپ کو کون سی بیماری ہے. آپ کا ڈاکٹر جو ہے وہ ڈفرینشیٹ کے لیے آپ کو ٹیسٹ لکھ کے دے گا، تو آپ نے سارٹ آؤٹ کروانا ہے کہ آپ کو ہے کیا. تو اس کے اگر یورک ایسڈ آتا ہے تو پھر آپ خوش قسمت ہیں کہ آپ کو اتنی میڈیسن نہیں کھانی، صرف پانی پینا. بس پانی پینا. تو پانی پیئیں گے تو آپ بہترین ہو جائیں گے. ہم نے سٹارٹ میں کہا تھا کہ ایک نسخہ ایسا بتاتے ہیں، وہ ہم لاسٹ میں اچھا ٹھیک ہے، وہ ہم بالکل مجھے وہ اچھے سے یاد ہے وہ، کیونکہ آپ سے نسخہ جانے بغیر میں پروگرام وائنڈ اپ نہیں کروں گی، وہ ہم لاسٹ میں جانے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ ہماری عمر کے ساتھ بھی یورک ایسڈ کا کوئی تعلق ہے، یعنی بڑھتی عمر کے ساتھ؟ کوئی نہیں. بچے جو یہ طاقت والی فیزی ڈرنکس پی رہے ہیں اس سے بھی یورک ایسڈ ہو رہا ہے، اور دن میں 3-3 4-4 باٹل جو ہے وہ پی لیتے ہیں، وہ بھی گردے فیلئر کی طرف لے کے جا رہے ہیں. جو فیزی ڈرنک طاقتور ہوتی ہے نا، جو ایڈ بھی چل رہے ہوتے ہیں، تو وہ اس سے بھی ماں باپ کو چاہیے کہ اوائڈ کریں، بچے خود بھی اوائڈ کریں کہ یہ جو ہے اس میں زہریلے مادے شامل ہیں جو کہ آپ کی ہول باڈی کو خراب کرتے ہیں، انکلوڈنگ یور کڈنی اور آپ کا لیور جو ہے، اس میں خاص طور پہ جو ہے وہ ٹاکسن ہو جاتا ہے، اس میں زہریلے مواد جو ہے وہ اندر جمع ہونے شروع ہو جاتے ہیں. تو ڈی ٹاکسیفیکیشن کے لیے عموماً ہم کچھ نہیں کھا رہے ہوتے تو باڈی پوری ٹاکسنز میں چلی جاتی ہے، تو اس سے یہ پرابلم آتا ہے. اچھا عام طور پہ ایک تو آپ نے بڑا آسان اور سستا حل بتایا کہ پانی زیادہ سے زیادہ اگر ہم پئیں تو یورک ایسڈ ہمارا کنٹرول ہو سکتا ہے. کیا اس کے علاوہ عام طور پہ ڈاکٹرز کچھ اور بھی ساتھ میڈیسن ریکمینڈ کرتے ہیں؟ جی میڈیسن اس کی ہوتی ہیں، گو یورک کے نام سے ہے، زیلورک کے نام سے 2 ٹیبلٹس ہیں جو زیادہ
پاکستان میں یوز ہو رہی ہیں، تو وہ ڈاکٹر مطلب جائیں تو ڈاکٹر کے پاس جائیں گے تو کچھ تو لکھ کے دے گا آپ کو. تو یہ ہے کہ اگر ورنہ وہ پیسے بھیج دے گا، ہم کہیں گے یہ اس ڈاکٹر کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے. 2000 روپیہ آپ نے دینا ہے تو اس نے لکھ کے تو دینا ہے نا. تو وہ ہمیں پڑا پھر ہوگا کہ نہیں ڈاکٹر اچھا تھا، سمجھدار. تو اس میں یہ ہے کہ اگر آپ خود سے دیکھیں پانی پینا شروع کر دیتے ہیں، پھر اس طرح کی چیزیں ہیں کہ ہلدی میں بھی یہ پراپرٹیز اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں کہ نیم گرم دودھ میں 2 چٹکی ہلدی، 1 چٹکی کالی مرچ، اس کو گولڈن ملک کہا جاتا ہے، یہ بھی اگر آپ پینا شروع کرتے ہیں تو یہ بھی آپ کے یورک ایسڈ اور دردوں کو، جوڑوں کے دردوں کو، اس کی سویلنگ کو، سوزش کو کم کرتی ہیں. اوکے. تو آپ اس کو بھی اپنی لائف میں رکھیں. ٹھیک ہے. تو نیم گرم دودھ ہی جو ہے نا وہ ہمارا بینیفٹ ہوتا ہے، ٹھنڈے دودھ کا کوئی فائدہ نہیں، وہ ریشہ کریٹ کرتا ہے. تو ہمیشہ کوشش کریں کہ بچوں کو بھی بہت ساری سمودیز ہم ٹھنڈے دودھوں میں بنا کے دے رہے ہوتے ہیں، وہ فائدہ نہیں کرتی. تو نیم گرم دودھ جو ہے وہ سب سے زیادہ فائدہ. تو موسم بھی جس طرح کے ڈاکٹر صاحب ٹھنڈا کھانا بھی نہیں چاہیے، اوور آل بھی آپ کی ہیلتھ پہ بڑے افیکٹ کرتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک تو آپ نے کہا کہ باڈی پین، جوڑوں کا، ہڈیوں کا جو درد ہو رہا ہوتا ہے، ہم اس کو بڑا لائٹ لے جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں نہیں یہ باڈی پین ہے، تھکاوٹ ہے، ہم کوئی اور میڈیسن شروع کر دیتے ہیں، جبکہ کہ یورک ایسڈ کا ایشو ہو رہا ہوتا ہے. اس علامت کے علاوہ اور کون سی ایسے ابتدائی علامات ہو سکتی ہیں جو اگر ہمیں ٹریگر کرے تو ہمیں فل فور سمجھ جانا چاہیے کہ کہیں یورک ایسڈ کا ایشو تو نہیں ہو رہا؟ دیکھیں چھوٹے جوڑوں میں آپ کو دردیں شروع ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے، پھر آہستہ آہستہ جب آپ اس کو مینیج نہیں کرتے تو پھر بڑے جوڑوں کی طرف نا وہ فاسد مادے ڈپازٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر آپ کے بڑے جوڑ جو ہے نا اس میں بھی دردیں ہونا شروع ہو جاتی ہیں. آپ کی جیسے کمر کا درد، لک پیڑ بہت زیادہ ہونا شروع ہو جاتی ہے. لک پیڑ جب شروع ہو جائے کمر درد، اوکے. تو آپ کو جو ہمارے پنجابی مائیں بہنیں بھائی ہیں وہ تو سمجھ گئے لک پیڑ کس کو کہہ رہے، کمر کا درد. کمر کے درد جو ہے اگر بہت زیادہ ہونا شروع ہو گئے اور آپ تھوڑا سا بھی چلنے کے بعد بہت تھکاوٹ فیل کرتے ہیں تو پھر ضرور RFT رینل فنکشن ٹیسٹ کروا کے اس کو سارٹ آؤٹ کرائیں. اگر اس کی زیادہ ریشو ہے تو ڈاکٹر سے مل لیں، زیادہ پانی پی لیں، لیمو پانی پی لیں، کچی لسی پی لیں، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں آپ کو بہتر کریں گے، بہتر کر سکتے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ یہ بڑھتا جو یورک ایسڈ ہے، اس کی جو مقدار ہے، یہ ہمارا جو میٹابولزم سسٹم ہے اس پہ بھی اس کے کوئی اثرات مرتب ہوتے ہیں؟ سارے جسم پہ میوش اس کے جو نا اثرات ہو جاتے ہیں، پوری باڈی پہ جو ہے نا اثرات ہونا شروع ہو جاتے ہیں. وہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ پتہ چل جاتا ہے کہ یورک ایسڈ ہے، پھر وہی چیزیں کھا رہے ہوتے ہیں، وہی حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں، تو اس کو باز آ جانا چاہیے. اسموکر حضرات جو ہیں ان کی خون کی نالیاں ویسے ہی تنگ ہوتی ہیں، اور اگر ان کو یورک ایسڈ ساتھ ہو جائے تو ہارٹ اٹیک کے چانسز زیادہ بن جاتے ہیں. یہ بہت خطرناک ہے. جو لوگ اسموکنگ کرتے ہیں اور چین سموکر بھی ہیں کہ ایک سگریٹ کے بعد دوسری سگریٹ، خون کی نالیاں اور ان کے جسم سے کیلشیم ویسے ہی نکلا ہوتا ہے، اور پھر جب یورک ایسڈ کی مقدار زیادہ ہوتی ہے تو خدا نہ خواستہ ہارٹ اٹیک کے چانسز ہوتے ہیں، ان کے لنگز فیلئر کے چانسز جو ہیں وہ زیادہ بن جاتے ہیں. تو لوگ پھر اس کو یورک ایسڈ کو بیماری نہیں سمجھیں گے. اتنی چیزوں کے باوجود جو میں بتا رہا ہوں اس کو تو آج کل تو گوگل کا زمانہ ہے، گوگل کر لیں کہ واٹ از دا سائیڈ افیکٹ آف یورک ایسڈ، تو آپ کو کتنی چیزیں آ جائیں گی. تو یہ ہے کہ ہم تو سادہ لفظوں میں لک پیڑ کہہ کے سمجھا رہے ہیں کہ ہمارا سادہ لفظوں میں جو عموماً آتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب میں نے لک پیڑ ہو گئی ہے، تو وہ یورک ایسڈ انہیں کہیں وہ کہتے ہیں ایک ہی ہوتا ہے. یہ کیا ہوتا ہے؟ تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ پروگرام کا مقصد یہی ہے جہاں تک ہماری آواز پہنچے کہ لوگ ضرور اس کا ٹیسٹ کروا لیں اور اس کو سمجھیں کہ یہ بیماری ہے. مطلب یہ ہے کہ اس کو سمجھیں کہ یہ بیماری ہے. خدا نہ خواستہ آپ کی ہڈیاں اتنی ویک ہو جاتی ہیں کہ ٹھوکر لگنے سے ٹوٹ جائیں گی. یورک ایسڈ اندر سے اتنا کھوکھلا انسان کو کر دیتا ہے. تو پھر ہم بیماری نہیں سمجھیں گے تو ہماری باڈی تو بالکل جو ہے وہ ختم ہو جائے گی آہستہ آہستہ. بیماری کوئی بھی اچھی نہیں ہے، بھلے وہ سر درد ہی کیوں نہ ہو، کوئی بھی بیماری جو ہے وہ ہمارے لیے اچھی نہیں ہے. اچھا مجھے ایک اور چیز بتائے ڈاکٹر صاحب کہ اگر یورک ایسڈ کے جو پیشنٹ ہیں کنٹرول کرنے کی کوشش بیچارے کر رہے ہیں، تگودو کرتے ہیں، بٹ نہیں فوراً اگر کنٹرول ہو پا رہا، تو کیا ایسے مریضوں کو اینٹی بایوٹکس یا پھر دوسری جو میڈیسنز ہیں وہ کھانے سے ذرا احتیاط کرنی چاہیے؟ نہیں، اس میں یہ ہے کہ اگر آپ کو بخار ہوتا ہے یا کوئی انفیکشنز ہوتے ہیں تو پھر آپ اپنے ڈاکٹر سے پوچھ کے اینٹی بایوٹک کھا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. ضروری نہیں ہے کہ کھانا کھانے سے آپ کا یورک ایسڈ بنے، جسم بھی آپ کا یورک ایسڈ بنا رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ہر ٹائم سیل کی ٹوٹ پھوٹ ہمارے جسم میں جاری و ساری ہوتی ہے، تو اچھا جو ہے وہ یورک ایسڈ بھی بن رہا ہوتا ہے. مگر یہ ہے کہ جو لوگ ہر ٹائم گوشت ہی کھاتے ہیں اور ہر نوالے کے ساتھ بوٹی کھاتے ہیں، ان کا جو ہے وہ یورک ایسڈ کا ٹھیک ہونا محال ہے. وہ میری باتوں پہ تو نہیں عمل کریں گے. جس نے روزانہ گوشت کھانا ہے وہ کدو ٹینڈے تو دیکھ بھی نہیں سکتا. ہمارے گھر میں تو روز یہ پکا ہوتا ہے، میں بعض دفعہ تنگ پڑ جاتی ہوں ڈاکٹر صاحب. ایسے ہی ہے. مطلب ہر کھانے میں گوشت جو ہے نا وہ کہیں نہ کہیں نظر آئے گا. اب یہ دیکھیں نا جو ہمارے کے پی کے سائڈ ہے وہ لوگ تو گوشت ہی کھاتے ہیں زیادہ، اور بیف ہی کھا رہے ہوتے ہیں.
फेवरेट है उनका बीफ, और मटन कढ़ाइयाँ भी होती हैं, मगर बीफ है ना, तो उसमें ये है कि जो लोग ये चीज़ें नहीं छोड़ते हैं उनमें फिर जो है यूरिक एसिड की मिकदार ठीक नहीं होती, उनका मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। ओके, सो मैनेज करना इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। तो नाज़रीन मज़ीद हम थोड़ा आगे इस पे बात करेंगे, कुछ अपनी डाइट को लेके, कुछ हमारे लाइफस्टाइल में। एक तो खाने की बात हो रही है, दूसरा हमारी नींद का कम या ज़्यादा होना, या एक हमारा जो पार्टनर है उसका डिस्टर्ब होना, इसका भी डेफिनेटली हमारी बॉडी के साथ या हेल्थ के साथ कनेक्शन है, तो इस पर भी बात करते हैं, बट आफ्टर द ब्रेक। साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। आज का हमारा लास्ट टॉपिक जिस पे हम बात कर रहे थे गुर्दों पर यूरिक एसिड के जो असरात हैं इन डिटेल, आज हमने आपको यूरिक एसिड के बारे में समझाया है, इस पे बात की है। अगर अब भी आपने अपने टेस्ट ना करवाए, अपने लाइफस्टाइल को चेंज करने की कोशिश ना की, यूरिक एसिड को आपने लाइट लिया, तो फिर इसका यही मतलब है कि आप ख़ुद से मोहब्बत नहीं करते। हम मज़ीद इस पर कुछ नहीं कह सकते। डॉक्टर साहब हमारे साथ। डॉक्टर साहब मुझे बताइएगा, बच्चे हों, बड़े हों, जवान, बुज़ुर्ग, सब जो है ना वो फ़ास्ट फूड के बड़े दीवाने होते हैं, तो ये भी यूरिक एसिड बढ़ाने का एक बड़ा अहम किरदार है। जी बिल्कुल, इसमें जो केमिकल है, जो सॉल्ट डाला जाता है, ये भी यूरिक एसिड को करता है। ठीक है, फिर अल्कोहल का इस्तेमाल लोग कर रहे होते हैं, ठीक है, साथ कोला ड्रिंक्स का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो ये आपकी बॉडी से कैल्शियम भी निकालता है। अच्छा। आपकी हड्डियाँ वैसे ही वीक कर देता है, आपकी खून की नालियाँ तंग कर देते हैं। तो इन चीज़ों को भी अवॉइड करें, क्योंकि बच्चे तो अब बेदरीक जो है वो ऑर्डर कर कर के चीज़ें खाई जा रहे हैं, माँ बाप सो जाते हैं। शाम को आप निकले ना ज़रा बाजार, लग पता जाए हर जितने भी फास्ट फूड चेन है मैं उस पर देखती हूँ इतना रश होता है, कहते हैं कि हम घर में खाना नहीं बनाते। खाना भी 8-10 बजे खा लेते हैं, 12 बजे फिर पिज़्ज़ा मंगा रहे होते हैं। तो उसमें ये है कि ये जो चीज़ें ये कम नहीं हो रही हैं, ये बढ़ती जा रही हैं कुछ सालों से ना, ये चीज़ें बढ़ रही हैं। तभी हमारे बच्चे जो है ना हेल्दी नहीं है, मोटे ज़रूर हो गए, मोटे ज़रूर है, हेल्दी नहीं है। हेल्दी नहीं है। उन्हें कहे ना 1 किलोमीटर भागें तो सांस फूल जाता है उनका। तो ये माँ बाप को देखना होगा, चेक एंड बैलेंस करना होगा कि रात को जब वो सो जाते हैं तो बच्चे कब सोते हैं। बच्चे ये चीज़ें मंगा के खा रहे होते हैं, तो फिर ये है कि ये काफ़ी डेंजरस है उसमें आपकी लाइफ के लिए, क्योंकि ये एक तो आपकी गट को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करता है जितना फास्ट फूड है। अच्छा। और मैंने यही बताया कि 30% यूरिक एसिड स्टूल के रास्ते निकलता है, तो गट तो कब्ज़ होगी सारी। हाँ, तो कॉन्स्टिपेशन में तो ये मैदा तो जम जाता है अंदर जाके, बेकरी आइटम तो जम जाते हैं अंदर जाके, तो बच्चों को तो टॉयलेट ट्रेनिंग भी नहीं दी जाती। सुबह उसी तरह उठा के फिर और कॉम्प्लिकेशन, वो उसकी एक पाइल्स हो सकती है। उम्मुल अमराज इसीलिए कहा है, मदर डिजीज़ कहा गया कॉन्स्टिपेशन को, कि सारी बीमारियों की जड़ माँ है ये। तो जब ये आप माँ को डिस्टर्ब करेंगे तो खुद भी डिस्टर्ब भी फिर आप खुद भी डिस्टर्ब रहेंगे। अच्छा, एक और चीज़ मुझे बताएं, नींद की कमी। एक तो कुदरत ने जो एक निज़ाम रखा है कि दिन काम के लिए है और रात आराम के लिए है। एक तो हम रात की प्रॉपर जो एक पैटर्न है नींद का, एक स्लीप का, हम उसको फॉलो नहीं करते। हम रात भर जागते रहते हैं। जब फजर का टाइम होता है, जब उठना चाहिए हम सोने की, हमारे जो बच्चे नौजवान हैं वो कोशिश कर रहे होते हैं। एक तो ये जो स्लीपिंग पैटर्न का डिस्टर्ब होना, फिर नींद की कमी, इससे भी यूरिक एसिड जो है वो बढ़ सकता है। देखिए, यूरिक एसिड तो नहीं बढ़ेगा, उसमें ये कि और आपका मोटापा बढ़ जाएगा। अच्छा। आपके गुड एंजाइम जो बनने होते हैं 11 से लेके 3 बजे तक, वो आपने सारे मोबाइल टाइम में गुजार दिया, ठीक है, तो वो फिर आपको मोटापा होगा। जब आप जागते रहेंगे फिर आप मंचिंग करेंगे, कुछ ना कुछ खाते रहेंगे, तो वो भी आप बिस्तर पे लेट के कुछ ना कुछ खा रहे हैं ना, वेट ही बढ़ा रहे हैं ना अपना। फिर कोला ड्रिंक्स भी आप पी लेते हैं। हाँ। तो उसकी कितनी कैलोरीज हैं जो आपने बर्न करनी, वो तो बर्न नहीं हो रही। सुबह उठ के आपने वैसे ही निकल जाना है अपने दफ्तर, बच्चों ने स्कूल चले जाना है। हाँ। तो फिर ये है कि मुख्तलिफ बीमारियों को जो है वो आवाज़ देने वाली बात है। जब आप स्लीपिंग टाइम डिसऑर्डर्स जो है शुरू हो जाता है, तो बहुत सारी बीमारियां आदमी को पकड़ लेती हैं, ख़ासतौर पे अर्लियर एज में। ब्लड प्रेशर का मर्ज़ ये बहुत बच्चों को हो गया। फिर फैटी लीवर बहुत ज़्यादा हो जाता है। जब आप सोते नहीं हैं तो आपके जिगर पे चर्बी चढ़ना शुरू हो जाती है, क्योंकि बेतुके के टाइम पे आप खाते हैं। अब 11 बजे जो लोग सोते हैं और सुबह जल्दी उठते हैं, वो लोग फ्रेश होते हैं, उनकी वो थकावट या मोटापा इतना नहीं होता। उसमें ये कि नमाज पढ़ के आप थोड़ी वॉक पे चले जाएं, आके नाश्ता करें, तो फिर ये एक हेल्दी लाइफस्टाइल है। अगर ये, क्योंकि हम तो रोज़ाना उठते हैं ना, तो हम ये चीज़ महसूस कर सकते हैं कि आप दिन भर कितना एक्टिव रहते हैं। ऐसे ही आपका मूड इतना अच्छा रहता है। आप सुबह जब आप अर्ली उठ जाते हैं, वॉक और फिर अपने काम के लिए निकले, तो ये दिन भर की थकावट नहीं रहती है। ये प्रैक्टिस करके देखें, हम तो ये खैर रोज़ प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। मुझे ये बताइएगा कि ख़वातीन में हार्मोनल प्रॉब्लम, ये जो चेंजिंग्स, तब्दीलियाँ
تبدیلیاں ہیں یہ بھی یورک ایسڈ کو متاثر کرتی ہیں؟ نہیں، یورک ایسڈ کو نہیں متاثر کرتی. ہارمونل چینجز ویسے جسم پہ بال آ جاتے ہیں، چہرے پہ بال آ جاتے ہیں اور مختلف قسم کی اور ایشوز اس کے ساتھ ریلیٹڈ نہیں ہے. مگر یہ ہے کہ لیڈیز میں کیونکہ میں نے بتایا کہ کم یورک ایسڈ ہوتا ہے تو ہوتا تو ضرور ہے، مگر اس میں یہ ہے کہ گھر کے سارے کام ایک وقت میں نہ کھولیں، کپڑے نہ دھوئیں، جھاڑو نہ دیں، ہنڈیاں نہ پکائیں. اس میں یہ ہوتا ہے کہ بچوں کے آنے کا ٹائم، میاں کے آنے کا ٹائم، بھاگ دوڑ تو آپ کا یورک ایسڈ ہے وہ آپ کی ہڈیوں میں درد کر دے گا. اوپر کوئی بھاگ کے کپڑے ڈالنے جا رہا ہے پھر نیچے آ رہا ہے. تو ہر سال آپ کی ایج جو ہے وہ ابھی برتھ ڈے تو مناتے ہیں، ایج بڑھ جاتی ہے، کم نہیں ہوتی. خوش ہوتے ہیں لوگ ہاں کہ وہ زندگی کا ایک سال کم ہو رہا ہوتا ہے تو اس پہ ہم خوشیاں منا رہے ہوتے ہیں. ڈاکٹر صاحب مجھے بتائیے روزمرہ ہم کن عادات کو اپنائیں کہ ہمارے یہ گردوں کی جو صحت ہے یہ بہترین ہو؟ دیکھیں ایک تو کیمیکل والی چیزیں، فروزن فوڈ جو ہے ٹھیک ہے اس کو گھر میں جگہ کم سے کم دیں. بالکل تو میں نہیں کہوں گا کمپنی والے پکڑ ہی نہ لیں تو کم سے کم دیں. اور جو آرگینک فوڈ ہے اس پہ بھی بچوں کو لگائیں کیونکہ جب ایکسپائری والی خوراک آپ خود کھاتے ہیں، آپ کے بچے کھاتے ہیں تو کیمیکل جسم میں آپ کے جو ہے وہ نئی چیزیں پیدا کر دیتا ہے، وہ بیماریاں پیدا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے تو اس لیے کوشش کریں کہ فروزن فوڈ اتنا گھر میں نہیں ہونا چاہیے اور اتنا گوشت بھی سٹاک نہ کریں. عید گزرے بھی عرصہ ہو گیا، لوگوں کا بھی گوشت چل رہا ہے، 6 مہینے ہونے والے ہیں، تو گوشت جو ہے وہ آپ ہفتے 10 دن کے لیے لے آیا کریں، پھر تازہ لے آئیں. ٹھیک ہے، اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ نہ کریں. واک، ایکسرسائز اور پانی جو ہے وہ آپ نے اچھے طریقے سے پینا ہے اور جس سے یورک ایسڈ بڑھتا ہے غذائیں وہ ہم نے بتائیں وہ نہ استعمال کریں. پیغام کیا دینا چاہیں گے آپ ہمارے؟ ایک نسخہ میں نے بتانا تھا آپ کی نسخہ، یس پلیز. اس میں آپ کے گھر میں اجوائن ہے اور سوکھا ادرک پاؤڈر مل جاتا ہے. ٹھیک ہے، اس کو خود سکھا کے پاؤڈر کر لیں. 2 گلاس پانی لینا ہے، 1 چمچ اجوائن اور 1 چمچ ادرک، اس کو پکائیں. جب 1 گلاس رہ جائے چھان کے رکھ لیں. آدھا گلاس صبح پینا ہے، آدھا شام. یورک ایسڈ اسی ٹائم ہی ٹھیک ہونا شروع That's really great. Thank you so much ڈاکٹر صاحب آپ کے وقت کا. اور لاسٹ میں اتنا زبردست آپ نے جو ہے نا ایک نسخہ ہمیں بتایا ہے کہ ایک تو پانی کا بتایا، دوسرا یہ بتا دیا. اور ناظرین یہ دونوں بڑے ایزی ہیں، گھر میں ہیں، کوئی ایکسپینسو نہیں ہے. اٹس ویری امپورٹنٹ کہ آپ اپنے ٹیسٹ لازمی کروائیں کہ روٹین چیک اپ یا آفٹر 6 months آفٹر 1 year آپ کی پوری باڈی چیک اپ یا ٹیسٹ ضرور ہونے چاہیے. بیکاز یہ خوبصورت زندگی ہمیں ایک ہی بار ملی ہے، بار بار اس نے دوبارہ ہمیں نہیں ملنا، تو اس کی حفاظت کرنا، صحت مند رہنا یہ بھی بڑا ضروری ہے. خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں، اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا اور ہمیں اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.